दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जब हमारा स्ट्रेस होता है लोन अकाउंट में तब क्या होता है कि बहुत प्रॉब्लम ये हो जाती है कि भाई हम अपने लोन की इंस्टॉलमेंट कैसे पे करें, इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है, उसका कैसे पेमेंट करें, या जो हमारा कुछ स्टॉक खराब हो गया, कुछ डेटास ऐसे हो गए कि जो अब हमें पैसा नहीं देंगे, उनका क्या करें। दोस्तों ऐसी ही बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं हमारे सामने। आज हम डिस्कस करेंगे कि इस रीस्ट्रक्चरिंग में क्या हो सकता है, रिजर्व बैंक ने हमें क्या फैसिलिटीज दी हैं, और साथ में आज हमने इनवाइट किया है सिडबी से एक ऑफिसर को जो हमें बताएंगे कि अगर आप बैंक जाते हैं और बैंक आपको कहते हैं कि भैया लाओ अपना रेजोल्यूशन प्लान लाओ, तो आप उसको कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट, माने कोई पैसा नहीं लगेगा आपको ये रेजोल्यूशन प्लान बनाने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा सिडबी की मदद से कि हम अपना रेजोल्यूशन प्लान कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ आज रहेंगे श्री विकास बलानी जी। नाउ आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू दैट श्री विकास बलानी जी इज विद अस। विकास जी नमस्कार और स्वागत है आपका। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सभी आपके सदस्य, सभी पदाधिकारी, सभी को सिडबी की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद इस सत्र में आमंत्रित करने के लिए। दोस्तों मैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां भी हैं एक बार तालियों से स्वागत करते हैं श्री विकास बलानी जी का। विकास बलानी जी का अगर मैं छोटा सा एक परिचय दूं तो बाय प्रोफेशन ही इज ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और साथ में CAIIB भी उन्होंने क्वालिफाई कर रखा है। दोस्तों श्री विकास जी अभी आजकल सिडबी में एज एन असिस्टेंट जनरल मैनेजर काम कर रहे हैं और वो सिडबी के जो हेड ऑफिस है लखनऊ वहां पर पोस्टेड है। विकास जी को 13 साल से भी ज्यादा का फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस है। डिफरेंट एरियाज उन्होंने फाइनेंस के देखे हैं इन 13 साल के अपने एक्सपीरियंस में। और अभी आज हम रिक्वेस्ट करेंगे श्री विकास जी से कि वो हमें बताएं, हम अटक जाते हैं, भटक जाते हैं जब हम अपना रिस्ट्रक्चरिंग कराना चाहते हैं अपने अकाउंट का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तो कह दिया, लेकिन जब हम बैंक में जाते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि भैया पहले आप अपना रेजोल्यूशन प्लान लेकर आओ। और वो रेजोल्यूशन प्लान दोस्तों हमें समझ नहीं आता। हमें लगता है कि क्या हमें किसी कंसल्टेंट के पास जाना पड़ेगा, वहां क्या इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। लेकिन अब जो सिडबी है which is the prime financial institution to help and support micro, small and medium enterprises, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्लेटफॉर्म लेकर आ गए हैं जिसका नाम है ARM-MSME.in। वहां पर उन्होंने कहा है कि भाई आप सिडबी के आप बोरोवर हैं या नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो हम फैसिलिटी दे रहे हैं वो केवल उनको देंगे जो सिडबी के बोरोवर्स हैं। अगर आपने कहीं और से लोन ले रखा है, आप वहां अपना अकाउंट रिस्ट्रक्चर कराना चाहते हैं, तो सिडबी ने कहा है कि ठीक है, हमको एक जो रोल मिला है MSME की मदद करने के लिए, उसमें हम हमेशा तैयार रहते हैं। तो सिडबी ने अब कहा है कि आप हमारे बोरोवर हैं या नहीं है, भाई हमें इससे मतलब नहीं है, आप एक MSME है, हमें इससे मतलब है। इसलिए उन्होंने कहा कि देखिए हम आपकी मदद करेंगे ये रेजोल्यूशन प्लान बनाने में। तो ये हम सीखेंगे आज। मैं भी सीखूंगा आपके साथ श्री विकास जी से कि साहब हमारे पास अभी पैसा खर्च करने के लिए भी नहीं है, हम तो अभी और परफेक्ट एक रेजोल्यूशन प्लान बनाना चाहते हैं अपने अकाउंट की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, हम कैसे कर सकते हैं। साथ में सिडबी ने दोस्तों कुछ कंसल्टेंट भी अपॉइंट किए हैं, वो भी हमको फ्री ऑफ कॉस्ट ये मदद करेंगे ये रेजोल्यूशन प्लान बनाने में, अगर हम अपने से नहीं बना पाए। विकास जी विद योर परमिशन, अगर आप परमिशन दें तो मैं ब्रीफ में पहले रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बता दूं, या आप चाहते हैं कि पहले आप
ये अपना प्रेजेंटेशन देना चाहेंगे? नहीं सर, प्लीज प्लीज। तो मैं आई ट्राई टू बी ब्रीफ, क्योंकि हम सभी को इंतजार है आपको सुनने के लिए। ये जो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एमएसएमई लोन है, ये एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है 6 अगस्त 2020 को, और उन्होंने इस दिन फ्रेंड्स दो नोटिफिकेशन इशू किए हैं। एक किया है एमएसएमई का रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, और दूसरा किया है फॉर द रेजोल्यूशन प्लान ऑफ पर्सनल लोन एंड अदर लोन। खास बात यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस ये है कि अगर किसी अकाउंट का रीस्ट्रक्चरिंग होता है तो तुरंत वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में चला जाता है। लेकिन यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि इस स्कीम के अंतर्गत, अगर ये जो कंडीशन हम बता रहे हैं, अगर इस स्कीम के अंतर्गत आपका रीस्ट्रक्चरिंग किया जाएगा तो बैंक आपके अकाउंट को सब स्टैंडर्ड यानी एनपीए नहीं करेंगे। दोस्तों, इसकी कंडीशन जो है वो कुछ ऐसी हैं कि आपका जितना भी टोटल एक्सपोजर है सभी बैंक से और एनबीएफसी से 1 मार्च 2020 को वो होना चाहिए था 25 करोड़ के अंदर अंदर। यानी अगर आपका टोटल एक्सपोजर फ्रॉम ऑल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एनबीएफसी, और ये जो एक्सपोजर की मैं बात कर रहा हूं ये फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों मिलाकर अगर आपको ये जो कट ऑफ डेट है ये ध्यान रखिए 1 मार्च 2020 को 25 करोड़ से ज्यादा नहीं अगर है, तब आप इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि भाई 1 मार्च 2020 को आपका अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए था। और दोस्तों, वो इसलिए भी है क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि साहब कोविड की वजह से हमें प्रॉब्लम हुई, तो कोविड तो आया था 15-16 मार्च के करीब तेज गति से, तो उससे पहले तो कह रहे हैं कि आपका अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए। यानी 1 मार्च 2020 को भी अगर आपका अकाउंट 89 डेज तक भी ओवरड्यू है तब भी चलेगा, लेकिन 90 डेज या उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी आपको है, यानी आपकी जो लिमिट है थ्रेशोल्ड लिमिट वो आपने क्रॉस कर ली है या करने जा रहे हैं और आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, तब आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर कम है, आप अभी जीएसटी लेने के लिए बाध्य नहीं है, तब आपके पास अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तब भी चलेगा। ये जो रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी ये 31 मार्च 2021 से पहले पहले इंप्लीमेंट हो जानी चाहिए। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अभी तक जैसे मैंने आपको बताया, रिजर्व बैंक कहता था कि भाई अगर आपका अकाउंट रीस्ट्रक्चर हो गया तो आप अगर रेगुलर भी हैं, आपका 90 डेज से ज्यादा का डिफॉल्ट नहीं भी है, तब भी आपको सब स्टैंडर्ड कैटेगरी यानी एनपीए कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया जाता था। यहां रिजर्व बैंक ने ये तो कहा ही है कि हम वो तो करेंगे ही नहीं अगर इस स्कीम में आप कर रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा कि देखिए, हमने आपसे कहा था कि 1 मार्च 2020 को आपका अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए। यानी अगर किसी अकाउंट में 1 मार्च 2020 को 89 डेज का डिफॉल्ट था, स्टैंडर्ड था, और 2 मार्च को वो एनपीए हो जाता है, और उसका अगर बैंक ये रिस्ट्रक्चरिंग कर देते हैं, तब जब वो इंप्लीमेंटेशन होगा तो अकाउंट अपग्रेड हो जाएगा। यानी एनपीए होते हुए भी उसको अपग्रेड करके स्टैंडर्ड अकाउंट में क्लासिफाई कर दिया जाएगा। दोस्तों, जितने भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैं, यानी जितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं और फॉरेन बैंक हैं, वो सब शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में आते हैं। तो वो सभी इस स्कीम के अंतर्गत हमारे अकाउंट का रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक, आरआरबीज, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, या जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे सिडबी है, नाबार्ड है, या जितनी भी एनबीएफसी है, वो भी ये रिस्ट्रक्चरिंग हमारा कर सकते हैं। मैंने दोस्तों इसका आपने शायद देखा होगा, कुछ मेरे मित्रों ने, हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है एमएसएमई हेल्पलाइन के नाम से, वहां पर मैंने एक बहुत डिटेल में एक वीडियो पोस्ट की है रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एमएसएमई लोन्स, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 और लोन्स के बारे में एक प्लान बताया था 6 अगस्त 2020 को ही। एक तो पर्सनल लोन और एक अदर लोन, जहां पर जो आउटस्टैंडिंग है वो 25 करोड़ से ज्यादा अगर हो जाती है, उसका आप रिस्ट्रक्चरिंग कराना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं समझता हूं कि इसके लिए मैं बताऊंगा आपको दोस्तों। लेकिन पहले हम विकास जी से समझते हैं कि अगर हमें एमएसएमई का ये जो रिजोल्यूशन प्लान बनाना है, उसके लिए हम कैसे मदद ले सकते हैं सिडबी की।
तो मैं निवेदन करूंगा विकास जी से कि वो प्लीज हमको सर बताएं कि कैसे हम इसका फायदा ले सकते हैं, ये जो आपका ARM MSME है। स्वागत है विकास जी, बहुत बहुत। चूंकि बातचीत का कंटेक्स्ट चल रहा है कि सिडबी एक ऐसा संस्थान है जो लघु, मंझोले और मध्यम उद्योगों के लिए हमेशा से इंडस्ट्री एसोसिएशंस और अलग अलग जो मुख्य रूप से प्रधान आपके एसोसिएशंस बने हुए हैं उनके साथ जुड़ा रहता है। ग्राउंड लेवल पे क्या फीडबैक आ रहा है आपके सभी एसोसिएशंस के विभिन्न चैनलों के माध्यम से हमें प्राप्त होता रहता है। पिछले कुछ समय से ये फीडबैक आ रहा था कि बैंकों के पास सीधा पूरी प्रपोजल बना के जाना, जिस तरह से एक प्रोजेक्ट फाइनेंस का प्रपोजल में भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, तो रिस्ट्रक्चरिंग तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू हो जाता है, जिसमें काफी टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो एक सामान्य बिजनेस में नहीं जानता, क्योंकि उसके बिजनेस से वो डायरेक्टली संबद्ध नहीं है, वित्तीय क्षेत्र का मामला है, बैंकों से संबंधित मामला है। तो ऐसा फीडबैक आया कि सर इसमें बड़ा जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स की प्रायोरिटी नहीं रहती है, हम उनके पास प्रपोजल लेके भी जाते हैं, तो कृपया से अदरवाइज मत लीजिएगा। मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय क्वालिफिकेशन, बट द थिंग इज कि दे आर ऑक्यूपाइड विद सो मेनी थिंग्स। उनके पास ऑडिट वर्क रहता है, टैक्सेशन का वर्क रहता है, तो ये जो प्रपोजल्स होते हैं ये थोड़े हाशिए पे रह जाते हैं, उनको उतना समेकित ध्यान और वो जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। तो इससे एक तो उनका डिले हो जाता है प्रपोजल, और इसमें एडिशनल कॉस्ट एंड रिसोर्सेज भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सभी का फीडबैक ये आया सिडबी के में, क्या प्रधान संस्था है लघु उद्योगों के लिए, तो कुछ ऐसा बना दीजिए जिसमें हम लोग खुद डू इट योरसेल्फ मैकेनिज्म से एक मॉड्यूल हो जिसमें हम खुद जाके अपना प्रपोजल बना पाए, और उसमें हमें थोड़ी हैंड होल्डिंग भी मिल जाए, जो हैंड होल्डिंग रिटायर्ड बैंकर्स के माध्यम से हो सकती है, इंडस्ट्री एसोसिएशन के माध्यम से हो सकती है, या अन्य माध्यमों से फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के माध्यम से हमें मिल सकती है। तो इसमें सिडबी ने प्रधान रूप से जो देश में 20 से MSME क्लस्टरों को चिन्हित किया है, और वहां पे रिटायर्ड बैंकर्स, इंडस्ट्री एसोसिएशन या फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को अपने साथ में जोड़ा है, जो MSMEs को रिसर्चिंग प्रपोजल बनाने में हेल्प करेगी। अब मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं, और एक टूल सिडबी ने डेवलप किया है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि आजकल ऑनलाइन सभी लोग काम करने लगे हैं, मोबाइल पे और लैपटॉप पे, तो उसमें फॉर्म्स फिल करना इज ऑलवेज इजियर, बजाय कि किसी को हम एक्सेल शीट दे दें और टूल दे दें, कोई एक फाइनेंशियल टूल दे दें कि आप इस पे अपना रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल बनाएं। इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट इफ इट इज इन फॉर्म एंड शेप ऑफ ए पर्टिकुलर टेबुलर फॉर्म, तब उसको भरना बहुत ईजी रहता है। तो इसी को हमने दृष्टिगत रखते हुए एक टूल डेवलप किया है, जो आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में सभी लोग बड़े अनुभवी और ज्ञानवान है, तो आप लोगों के लिए तुरंत मैं स्क्रॉल कर दूंगा, आप लोग तुरंत उसको समझ पाएंगे। तो आशा है कि वो टेबुलर फॉर्मेट एक, अगर अकाउंटेंट किसी व्यापारी का, किसी पर्टिकुलर बिजनेसमैन का अकाउंटेंट साथ में बैठ जाता है, उसको CA बैठ जाता है, तो आसानी से उसको फिल कर सकते हैं और उसमें अपना पूरा एक रिसर्चिंग प्रपोजल बना के बैंक को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस मॉड्यूल का नाम बनाया गया एसेट रिस्ट्रक्चरिंग मॉड्यूल फॉर MSMEs, और इसका वेबसाइट आपको अलग अलग जगह गूगल पे भी मिल जाएगा। arm-msme.in करके वेबसाइट बनाई है। अगर आप ये URL टाइप करेंगे www.arm-msme.in, तो ये गूगल पे इसका लिंक देखिए यहाँ पे ओपन हो रहा है, मॉड्यूल फॉर प्रिपरेशन रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये मॉड्यूल कुछ इस प्रकार का आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। अभी आप देख पा रहे होंगे क्लियरली। तो ये वेबसाइट है एसेट रिस्ट्रक्चरिंग मॉड्यूल फॉर MSME, आर्म MSME। इसमें होम पेज इस तरह से है। इसे सिडबी उसकी सहयोगी संस्था ISARC है, इंडिया SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो इसमें टेक्निकल पार्टनर है हमारे, उन लोगों ने मिलकर के इसे डेवलप किया है। और इसमें आप लोगों की जानकारी के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, जैसे कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो यहाँ पे होस्ट किए हुए हैं, जो आप बेसिक जानकारी और RBI की जो भी आपको गुप्ता जी ने शेयर किया,
आरबीआई की क्या क्या क्राइटेरिया है अपने अकाउंट को स्टैंडर्ड रखने के लिए, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अन्य क्वेश्चन जो आपको दिमाग में आते हैं इस टूल के बारे में, वो भी आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेक्शन में जाके देख सकते हैं। एक यूजर मैनुअल है कि जब आपका अकाउंटेंट इसको फिल करेगा और उसमें जाके वो कहीं पे स्टक हो जाता है, उसे कुछ फर्दर समझना है तो डिटेल में जाके देख सकते हैं। एक यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस करके टैब है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। ये आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें आप देख सकते हैं एक काउंसलर्स की लिस्ट दी हुई है कॉन्टेक्ट अस करके। इसको आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये सीरियल नंबर 2 और 3 दिल्ली एंड एनसीआर लोकेशन पे हमारे दो एक्सपर्ट्स हैं, मिस्टर सुशील खेड़ा जी एंड मिस्टर ओम प्रकाश शर्मा जी। इनके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं। तो ये आप सभी सदस्यों के लिए हैं, या आपकी जो भी जानने वाले अन्य उद्योगपति हैं जिनको रिस्ट्रक्चरिंग की रिक्वायरमेंट है और बैंक से उनको अप्लाई करना है, प्रपोजल अपना बनाना है, तो इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। ये सारी सेवाएं, ये टूल का उपयोग और काउंसलर्स की सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क है और सिडबी द्वारा फाइनेंस्ड है। इसमें आप लोगों को किसी को भी कुछ भी पे नहीं करना है। आई रिपीट, किसी भी एमएसएमई को, न तो कंसल्टेंट को, न ही टूल के उपयोग के लिए कुछ भी राशि पे करनी। तो ये वेबसाइट पे आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। कॉन्टेक्ट अस में आपने देख ही लिया लिस्ट। इसके बाद एक सिंपल रजिस्ट्रेशन पेज है, क्योंकि आप ऑलरेडी बैंक के कस्टमर हैं, आपका केवाईसी वगैरह वहां पे ऑलरेडी सब वेरीफाइड है, तो बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमने आपसे नहीं मांगा है। एक सिंपल रजिस्ट्रेशन पेज है, इसको क्लिक करने पे ओपन हो जाता है, जिसमें आपके एंटरप्राइज का नाम, आपका ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आईटी पैन और एक आपको उद्योग आधार नंबर या उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जो भी आपके पास है, ईएम नंबर भी पहले इसको कहा जाता था, EM1 EM2। तो ये एंटरप्रेन्योर्स मेमोरेंडम जो भी आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपकी, उसकी आपको सूचना देनी होती है। सिर्फ ईमेल आईडी मोबाइल नंबर ही मैंडेटरी है नाम के साथ में। अगर फर्स्ट 3 आपने फिल कर दिए और आपने अग्री करके इसका प्रोसीड कर दिया तो आपका रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पे कंप्लीट हो जाता है। आपको अपने इस मेल आईडी पे एक पासवर्ड ऑटो जनरेटेड मेल के माध्यम से मिल जाएगा, और उस मेल आईडी को उपयोग करते हुए एज ए यूजर आईडी और पासवर्ड के द्वारा आप लॉगिन, यहाँ देखिए लॉगिन पेज है, यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। या जो हम यहाँ देखा स्टार्टिंग पेज, यहाँ पे लॉगिन बटन है, यहाँ से आप क्लिक करके ये लॉगिन ओपन हो जाएगा। अब इस मॉड्यूल की खूबसूरती ये है कि इसमें एमएसएमई यूजर के लिए इसको जो प्रपोजल आप लोग बनाएंगे इस मॉड्यूल पे, वो कंप्लीट करने के बाद में आप उसको ऑनलाइन अपने बैंक सेलेक्ट करके, उसकी ब्रांच सेलेक्ट करके और मेल आईडी जो भी आपका रेस्पेक्टिव ऑफिसर वहां पे देखता है, या उस ब्रांच का आपको मेल आईडी, कॉमन मेल आईडी पता है, तो आप वो मेल आईडी वहां एंटर कर लेंगे और उसमें सेंड टू बैंक प्रेस कर देंगे। तो आपके बैंक के पास में आपका जो प्रपोजल है उसका लिंक चला जाता है एक ऑटो जनरेटेड मेल के माध्यम से, और एक यूजर आईडी और पासवर्ड चला जाता है, और आपका बैंकर उस पर अपना काम कर सकता है। 2 अलग अलग मेल बैंक के पास जाते हैं, एक तो लिंक के साथ में और सूचना के साथ में आपको भी कॉपी आ जाती है कि आपके बैंकर को प्रपोजल चला गया, और दूसरा मेल बैंक को जाएगा उसके पासवर्ड के साथ में। जब आपको कॉपी मिल जाती है मेल की, तब आप उसको वापस से बैंक को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और आप बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैंने ऑनलाइन आपको प्रपोजल सबमिट कर दिया है। अगर आपके बैंक की गाइडलाइंस कुछ इस तरह से हैं कि आपको उन्हें हार्ड कॉपी में सबमिट करना पड़ता है, तो आप अपना हार्ड कॉपी में भी प्रपोजल जो बनाया है उसको आप वहां पे सबमिट कर सकते हैं। ये जो पूरा मॉड्यूल है ये एक आपके लिए सुविधा प्रदान करने को दृष्टिगत रखते हुए बनाया गया है। बैंकर के लिए इस पे जो प्रपोजल आएगा उस पे क्रेडिट डिसीजन बैंकर का ही रहेगा। जो इंटरनल गाइडलाइंस है और जो विभिन्न उसके फाइनेंशियल नॉर्म्स हैं वो आपको अपनी शाखा कार्यालय में जो आपका रिलेशनशिप मैनेजर है उससे डिस्कस करके कि आपके यहाँ क्या एक्सेप्टेबल है। आगे अपन जाएंगे उन फाइनेंशियल इश्यूज पे भी संक्षेप में बात करेंगे, तो आप उनसे बातचीत करके उनसे जानकारी लेकर के आप वहां पे सबमिट कर सकते हैं। एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपका कोई लोन FI 2025 तक खत्म होना है, अब आप उसका एक्सटेंशन कराना चाह रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि भाई मैं 2028 तक उसको चुकाऊं, तो हो सकता है आपके बैंक का नियम हो कि आपको 2027 तक 2 साल ही आप एक्सटेंशन और ले सकते हैं, 3 साल नहीं ले सकते। तो ऐसे अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग नियम हो सकते हैं उनके इंटरनल,
आप अपना प्रपोजल बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। जब बैंक के पास प्रपोजल चला जाएगा, जब आप सबमिट कर देंगे, तो बैंक के पास आप यहाँ देख सकते हैं, ये बैंक यूजर करके वो यहाँ पे अपने पासवर्ड से लॉग इन कर लेगा। आपका सेम प्रपोजल उसके यहाँ ओपन हो जाएगा। वो उसको अपनी नियम कानून के हिसाब से, अपने इंटरनल गाइडलाइंस के हिसाब से उसको रीवर्क कर सकता है, एडिट कर सकता है और सेव करके अपनी शैक्षणिक कमेटी को पुटअप कर सकता है। तो अगर आपको अगर से प्रारंभिक अवस्था में ही जानकारी मिल जाती है, तो आप उससे थोड़ी जानकारी लेकर के इसको फाइनलाइज कर सकते हैं जहां आपको दिक्कत हो। और अगर मान लीजिए कहीं पे नहीं मिल पाती, तो आप अपने एंड पे बना लीजिए और उसको सबमिट कर लीजिए। बैंकर के पास पूरी सुविधा है कि उसको रीवर्क कर सकता है अपनी गाइडलाइंस के हिसाब से और थोड़ा बहुत उसमें प्लस माइनस करके एडिट कर सकता है। अब हम इसमें लॉग इन कर जाते हैं। देखिए, दो भागों में बांटा गया है। बेसिकली रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल में बड़े बड़े टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ऐसा बोला जाता है फाइनेंशियल वायबिलिटी असेसमेंट, कि वेदर एसएमई इज वायबल यूनिट और नॉट, क्या वो सस्टेनेबल है या नहीं है। जो आगे वो सेल्स करेगी, आगे जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके हिसाब से वापस इस अवस्था में आ जाएगी अगले 1 से 2 सालों में, कि यूनिट वापस से अपने बैंकर के प्रति जो डेट ऑब्लिगेशंस हैं, जो लोन ऑब्लिगेशंस हैं, इंटरेस्ट एंड रिपेमेंट्स, उसको यूनिट अगले 1 से 2 सालों में सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगी और वापस से उसे सर्विस कर पाएगी इजीली। इसी को फाइनेंशियल वायबिलिटी असेसमेंट, बिजनेस प्रोजेक्शन, बिजनेस प्लान और ये सब कहा जाता है। इसमें जो निर्धारण के लिए मुख्य रूप से जो इंडिकेटर होता है उसको डेट सर्विस कवरेज रेशो कहा जाता है। डेट सर्विस मींस डेट का पेमेंट, यानी आपके लोन्स की सर्विसिंग एबिलिटी देखी जाती है। तो उसमें मैं आपको थंब रूल सिंपली ऐसे देता हूँ कि जैसे अगर मुझे 100 रुपए चुकाने हैं और मेरे पास के कैश इतने जनरेट होने चाहिए कि 100 या उससे ज्यादा होने चाहिए। अगर 100 रुपए चुकाने हैं और 100 से ज्यादा इनको बिजनेस जनरेट कर रहा है, इट मीन्स मेरा डीएससीआर 1 या उससे ज्यादा है, तो मैं अपने आसानी से अपने बैंक्स को, अपने लोन्स को सर्विस कर। तो बेसिकली बैंक्स यही चीज देखते हैं कि क्या यूनिट अपने लोन्स को आसानी से सर्विस कर पाएगा आगे चल करके, जो सेल्स करेगा, जितने प्रॉफिट्स जनरेट होंगे। तो इसी को ही बेसिकली फाइनेंशियल वायबिलिटी असेसमेंट कहा जाता है। कुछ अन्य रेशो और मुख्य चीजें भी होती हैं, हम अंदर जाके उनको डिस्कस करते हैं, लेकिन प्रारंभिक रूप से है। तो मॉड्यूल में हम एंट्री करते हैं, इनपुट सेक्शन में हम जा रहे हैं। तो ये इस तरह से बनाया गया है कि टेबल फॉर्म में आप देख सकते हैं बनाया गया। यहाँ पे डेटा इनपुट करने के लिए गाइडलाइंस आपको दी हुई है कि जो येलो बैकग्राउंड सेल्स हैं सिर्फ इनमें आपको एंट्री करनी है, बाकी सब ऑटो कंप्यूट हो जाएगा। और रुपीज इन लैख में एंट्री करनी है। जैसे ये 50 से एंट्री कर रखी है, मैंने एक डमी केस बना के आप लोगों से डिस्कस करने के लिए यहाँ डाल रखा है। तो ये 1550 डला हुआ है, मीन्स 15 करोड़ 50 लाख रुपीज इसकी सेल्स FY19 में थी और 16 करोड़ रुपीज सेल्स की इस यूनिट का FY20 में अपन ने एज्यूम किया है। एक्सपोर्ट सेल्स इसका 10 लाख था, देन 1 करोड़ रुपीज हो गया इन FY20। तो ऐसे बेसिक डिटेल्स डालने के बाद कि क्या रॉ मटेरियल कंज्यूम था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या थे, डेप्रिसिएशन, सेलिंग, एडमिन, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेशनल इनकम या एक्सपेंसेस और फाइनल पैड कितना था। तो सिर्फ इतना फिगर्स डालेंगे और आपका पास्ट फाइनेंशियल्स का डेटा एंट्री हो गया। दैट्स इट, ये आपका हो गया पास्ट P&L और इसी तरह से पास्ट बैलेंस शीट। तो इसमें आईबी, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का रिक्वायरमेंट होता है कि रिस्ट्रक्चरिंग एप्लीकेशन में लास्ट 2 ईयर्स के फाइनेंशियल सबमिट करने होते हैं, इसलिए 2 कॉलम्स दिए हैं। कुछ यूनिट्स ऐसी हो सकती हैं जो 1 अप्रैल 2019 के बाद एस्टेब्लिश हुई थी, यानी उनकी एक ही साल की बैलेंस शीट है फाइनेंशियल 2019-20 की। तो ऐसे केस में अगर सिर्फ 1 साल का कॉलम जो भी आपके पास ऑडिटेड या प्रोविजनल अवेलेबल है फिगर्स, लेकिन यहाँ ऑप्शन भी है सिलेक्ट करने का, जो भी आपके पास फिगर्स अवेलेबल है, CA सर्टिफाइड, सेल्फ सर्टिफाइड, ऑडिटेड, वो आप यहाँ पे सिर्फ अगर 1 साल का कॉलम एंटर कर देंगे FY20 का, तो भी ये टूल काम करेगा और आपके फाइनेंशियल प्रोजेक्शन सब बन जाएंगे। तो यहाँ बेसिक डिटेल्स जो आपकी बैलेंस शीट देख के अकाउंटेंट आपका इजीली उसको देख करके डालना है। ये 2 टैब हो गए पास्ट डेटा से रिलेटेड। इसके बाद 2 अगले टैब जो हैं वो मैंडेटरी टैब्स हैं। एक तो अजम्पशंस हैं कि क्या आपकी फ्यूचर में सेल्स होएगी, डोमेस्टिक सेल्स आप कितनी मार्केट चल रहे हैं अपने बिजनेस को देखते हुए,
एक्सपोर्ट सेल्स आप कितनी मान के चल रहे हैं और क्या आपके एक्सपेंस के रेशो बिजनेस में रहते हैं। तो ये आपको अजम्पशन सिर्फ ये दो में डालने हैं, बाकी सब आगे अपने ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ, ये अभी हम देख रहे हैं कि FY20 में हम पीछे से सेल्फ पिक कर लिया कि 16 करोड़ की सेल्स डोमेस्टिक थी। अभी बिजनेस बोलता है भी मेरे इस बार कोरोना की वजह से थोड़ा डाउन रहेगा, तो मेरा इस बार तो अच्छा नहीं हो पाएगा, मेरी 12 करोड़ की ही सेल्स रहेगी। अगले साल मैं वापस 16 करोड़ के लेवल को अचीव कर लूंगा, 1600% कर दिया, फिर वो ग्रोथ ले सकता है कि से 2% की ग्रोथ रहेगी मेरी, या बस इसके बाद फिर सेल्स यहाँ पे फ्रीज हो जाएगी। जो अभी मेरे पास मशीन्स वगैरह है उसके हिसाब से मेरी सेल्स जो है लगभग 17 करोड़ पे जाकर के मेरी सेल्स फ्रीज हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले 3 सालों में ग्रोथ ली है, FY21 और 22 के बाद में 2 साल तो एब्सोल्यूट टर्म्स में अमाउंट डाला और फिर उसके बाद परसेंटेज टर्म्स में डाल दिया। यहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स रो के आगे पूरा 16 करोड़, 12 करोड़, 16 करोड़, 16, 32, 16, 64, 17 करोड़ और 17 करोड़ पे व्यापारी ने अपने सेल्स को फ्रीज कर दिया। तो सिर्फ इतना ही करना है, वो आगे के सालों में अपने आप जीरो ग्रोथ ली हमने यहाँ पे, अपने आप उसने 17 करोड़ सिस्टम ने कैलकुलेट कर दिया। अगर कोई एक्सपोर्टर है तो उसको एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में 100% वर्किंग कैपिटल फाइनेंस मिलता है, तो इसलिए एक्सपोर्ट सेल्स को अलग दिखाना आवश्यक है। तो यहाँ पे मान लीजिए पिछले साल 1 करोड़ का सेल्स किया, इस बार बोला भी हमारी कोविड की वजह से कोई सेल नहीं हो पाई FY21 में और अभी मार्च तक कोई चांसेस नहीं, कोई ऑर्डर्स नहीं है, तो उसने जीरो डाला और वो कहता है FY22 में वापस 22 करोड़ अचीव, जो 1 करोड़ सेल्स थी मैं 1 करोड़ वापस अचीव कर लूंगा। तो यहाँ पे उन्होंने वापस से बिजनेस एंटरप्राइज ने यहाँ पे 1 करोड़ रुपीज अज्यूम कर लिया और आगे अगर इसमें ग्रोथ दिखाना है तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो जो भी 0% करके तो आगे 100 लाख का सेल्स वो चलेगा कि लगभग हमारा छोटा मोटा एक्सपोर्ट रहता है, डोमेस्टिक से 16 करोड़ का रहता है, एक्सपोर्ट से 1 करोड़ का देता है। अगर कोई छोटा यूनिट है तो ऑब्वियसली कोरस्पॉन्डिंगली फिगर्स थोड़े कम हो जाएंगे जो पास की सेल्स और बिजनेस यूनिट के हिसाब से। और यहाँ आपको थोड़े पास्ट FI में आपके क्या परसेंटेज थे रॉ मटेरियल एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स, 65% के आसपास था, आपके डायरेक्ट एक्सपेंस 11% के आसपास रहते हैं, सेलिंग एक्सपेंस 1.89 लगभग 2% के आसपास रहते हैं। ये आपको इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे आप अज्यूम कर सकते हैं। FI फर्स्ट प्रोजेक्टेड ईयर के लिए अलग आपको एंट्री के लिए सुविधा दी गई है और सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स के लिए अलग दी गई है, क्योंकि कोविड की वजह से यहाँ थोड़े से रेशियोस एब्रप्ट हो गए हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं FY21 में। तो यहाँ आप अपने जो एक्चुअल फिगर्स हैं जो आपके मार्च तक एक्सपेक्टेड हैं उसके हिसाब से आप डाल दीजिए और आगे जो आपके स्टैंडर्ड बिजनेस अजम्पशंस रहते हैं उसको आप यहाँ पे सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स के लिए डाल देंगे। तो आगे की सारी सेल्स पे उसी अनुपात में जो हमने परसेंटेज लिए हैं हमारे स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस रेशियो कैलकुलेट हो जाएंगे। यहाँ पे हमने टैक्स रेट डाल दिया बिजनेस पे 30% स्टैंडर्ड। किसी बिजनेस में हो सकता है कुछ स्टेट गवर्नमेंट से कोई छूट मिलती हो या बेनिफिट्स हो, तो वहां पे अकॉर्डिंगली आप रेट को एडजस्ट कर लीजिए, 30 की जगह 25%, 24%, जो भी इफेक्टिव आपको पड़ती है इफेक्टिव टैक्स रेट आप यहाँ डाल देंगे। यहाँ डेप्रिशिएशन का मेथड जो आप अपनी बुक्स में फॉलो करते हैं, स्ट्रेट लाइन, WDV जो भी आप करते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और बुक्स में जो आप डेप्रिशिएशन का रेट लेते हैं वो रेट यहाँ डाल के सेव कर देंगे। तो इसको डू और सेल्फ मॉडल इसलिए बोला गया है कि मान लीजिए यहाँ पे मैं डालना भूल जाता हूँ रेट ऑफ डेप्रिशिएशन और मैं इसको का प्रयास करता हूँ, तो देखिए मुझे मैसेज आ गया कि प्लीज एंटर डेप्रिशिएशन रेट्स। तो यहाँ अलग अलग फील्ड में हर एक फील्ड पे कोई ना कोई वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन चेक्स लगाए हुए हैं जो आपको समय समय पे गाइड करते रहेंगे। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो देखिए सेव होने लग गया। तो ये मॉड्यूल आपको सामान्यतः गलती नहीं करने देगा, कोई फिगर छूट रहा है, कोई ब्लैंक हो रहा है तो आपको गाइड करेगा कि नहीं प्लीज आप पहले इसको फिल करिए तभी आप आगे जा पाएंगे। अब हम देख सकते हैं कि पास बैलेंस शीट में हमने ये 300 रुपीज का लोन और इंस्टॉलमेंट 93 यानी 393 का हमारा बैलेंस शीट में टोटल लोन्स टू बैंक है। अब हम यहाँ पे एक केस देख लेते हैं। ये फैसिलिटी टैब लास्ट मैंडेटरी टैब है, 4 टैब से ही आपका प्रपोजल ऑटोमेटिकली बन जाएगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। लास्ट 2 टैब हैं कि फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं वो क्या होता है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और एक वर्किंग कैपिटल टर्म लोन अगर वो आप नया फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं तो उसी केस में आपको ये दोनों टैब्स यूज करने हैं, जिसकी सूचना आपको टैब के प्रारंभ में मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ लिखी हुई है
कि प्लीज फिल दिस शीट ओनली व्हेन FITL इज रिक्वेस्टेड, अदरवाइज प्लीज इग्नोर फिगर्स अपीयरिंग हियर। यानी अगर आपको FITL चाहिए तो ही आप इसे भरें, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिए। यही सूचना दूसरी टेल टैब पे भी दी हुई। तो ये दोनों ऑप्शनल टैब्स हैं, पहले 4 ही हमें भरने हैं। अब बेसिकली हमारा जो लोन लिया हुआ है हमने एक बैंक से, ये मान लेते हैं कि एक ही टर्म लोन है और लगभग 5 करोड़ का था। अब लास्ट बैलेंस शीट डेट जो मार्च 2020 की हमारे पास अवेलेबल है, आउटस्टैंडिंग एज पर लास्ट बैलेंस शीट 393 हमारा बचा था। तो वो हमने जो बैलेंस शीट में डाला है वही फिगर हम यहाँ पे उसकी डिटेल्स डालनी है, तो यहाँ पे डाल दी हमने। फिर हमारा अभी रेट 10.5 का चल रहा था, हमने वो डाल दिया। और ये 20 लाख इसका रिपेमेंट स्टार्ट होना था, मान लीजिए अभी 20 लाख का ही था FY21 में टोटल। हम इसको फिर नया लोन उस केस में मान लेते हैं कि मार्च में ही डिस्बर्स हुआ 393.33 का, और इसका कुछ रिपेमेंट है FY21 में स्टार्ट होना था 20 लाख रुपए, और FY22 में 125 टोटल 12 किस्तों का टोटल है ये टोटल प्रिंसिपल अमाउंट। वो प्रिंसिपल लगभग 1.25 करोड़ का FY22 में चुकाना है, FY23 में 1.25 करोड़, FY24 में जो बचा हुआ अमाउंट है 123.33 ये हमको चुकाना है। तो इसका टोटल देख सकते हैं, ग्रांड टोटल यहाँ 393 टैली हो रहा है। अब आपको क्या रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए, तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो चीज होती थी एक्सेल में बनाना, उसको प्रयास किया गया है कि यहाँ पे बहुत ही सरल हो जाए। मान लीजिए आपको पता पड़ा आपके बैंक का MCLR पिछले 6 महीनों में 3 से 4 बार कम हो चुका है और नए लोन्स वो लगभग 7 से 8 8.5% पे दे रहे हैं, तो आपका रेट तो 10.5 पे चल रहा है। तो यू हैव ऑल द राइट्स टू रिक्वेस्ट देम कि आप मेरा रिकंसिडर करिए और मेरे रेट को आप 10% कर दीजिए मुझे वायबल बनाने के लिए। तो आप यहाँ पे रेट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपने ½ % कम करके 10% डाल दिया रिक्वेस्टेड रेट, और आप बोलते हैं कि जो मेरी एक किस्त मेरे को जनवरी फरवरी मार्च में 20 लाख रुपए देने, मैं अभी कुछ नहीं दे पाऊंगा। तो आपने यहाँ 0 एंटर कर दिया। फिर आप कहते हैं FY22 में भी मुझे एडिशनल मोरेटोरियम चाहिए, मैं यहाँ भी नहीं दे पाऊंगा, तो आप यहाँ मत दीजिए। ठीक है, आप कहते हैं कि मैं 100 लाख करके शुरू के 3 साल, और जो बाकी अमाउंट बचेगा वो मैं FY26 में 93.33 करके दे दूंगा। आप देखिए टोटल यहाँ 393 आ गया, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको। तो बेसिकली जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है, चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, एडिशनल मोरेटोरियम, अब ये 2024 की जगह लोन जो रिपेबल है FY26 तक हो गया, एक्सटेंशन इन टर्मिनल डेट ऑफ लोन, ये जो बड़े बड़े फाइनेंशियल जार्जन सुनते हैं वो सारे तीनों चारों सिर्फ सिंपली इन 2 रोज में खत्म हो गए। यानी आपने रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कर दिया, आपने बोला कि मैं जो 3 महीने 2021 में मैं कुछ नहीं चुकाऊंगा, और 2022 में 12 महीने का मेरे को आप एडिशनल मोरेटोरियम दे दीजिए या प्रिंसिपल हॉलीडे बोल दीजिए कि मुझे आप उतना दे दीजिए ताकि मुझे समय मिल जाए, सिर्फ मैं ब्याज चुकाता रहूंगा इस दौरान, और मैं आपको फिर 100 लैक्स करके नेक्स्ट 3 इयर्स में और FY26 तक लोन खत्म कर दूं। तो बस आपने इतना डाला और आपका रिस्ट्रक्चरिंग रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गया, दैट्स इट। अब यहाँ सुविधा प्रदान की है कि जैसे किसी के व्यापारी के अधिक लोन होंगे, तो टर्म लोन हो, बिजनेस लोन हो, लैप हो, जो भी लोन सावधिक लोन है, जो लॉन्ग टर्म लोन है, उनको लोन 1 2 3 4 5 करके आप डाल सकते हैं। और जो और भी अधिक लोन हो, आपके व्हीकल लोन हो, छोटे छोटे अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन 1 2 4 5 10 15 लाख का छोटा आउटस्टैंडिंग है, और बड़े लोन्स के कंपैरिजन में, तो छोटे लोन्स को आप क्या करिए, कंबाइंड करके या एग्जिस्टिंग अदर लोन्स करके कंबाइंड नंबर 6 दे रखा है, तो वहां छठे लोनों को एक साथ करके वेटेड एवरेज रेट के साथ डाल दीजिए, क्योंकि उसका कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आप रिशेड्यूलमेंट हर एक लोन के लिए भी नहीं मांगते, अपने जो प्रोमिनेंट लोन्स होते हैं जिनकी वजह से आपको सर्विसिंग में दिक्कत आ रही है उनके लिए मानते हैं। तो MSME के लिए भी हमने ये 6 लोन्स का यहाँ पे प्रावधान रखा है। ये जो इन 6 लोन का टोटल है वो यहाँ पे आता है, और ये पास बैलेंस शीट से टैली करना चाहिए। अगर 0.11 डिफरेंस आ रहा है तो मुझे सेव नहीं करने देगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कहता है प्लीज टैली आउटस्टैंडिंग और एग्जिस्टिंग लोन विद पास बैलेंस शीट, तो मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। अब इस चेक 0 किया, तो मैंने यहाँ ठीक किया, तो कॉरस्पॉन्डिंगली मैं यहाँ भी ठीक कर दूंगा इसको। 0.11 का फर्क था, यानी 11,000 रुपए का,
वो मैंने ठीक कर दिया। अब मैं इसको सेव करने का प्रयास करता हूँ। अब देखिए सेव करने पे, तो इस प्रकार ये मॉड्यूल आपको खुद हेल्प करेगा। कहीं पे आपसे फिगर गलत डल गया है तो वो चेक्स एंड बैलेंसेस टोटल मैच नहीं करेंगे तो अपने आप ही वो आपको सेव नहीं करने, इतना आप डालेंगे। और यहाँ पे अगर लास्ट बैलेंस शीट के बाद में आपने कुछ और लोन्स लिए, जैसे कि अभी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गवर्नमेंट का स्कीम आया, वर्किंग कैपिटल लिक्विडिटी के लिए टर्म लोन, या आपके बैंक ने इसी तरह का आपको कोई और लोन दिया, या आपने कहा कि भाई मैं वायबल तब होऊंगा जब मैं एक छोटी एक मशीन मुझे और चाहिए, एक वीएनसी मशीन चाहिए, या एक मुझे एक सीएनसी चाहिए 40-50 लाख का, 30 लाख का मुझे एक मशीन और चाहिए, जब मैं वो परचेज करूंगा तो मेरे थोड़े जो नए ऑर्डर्स है या कोई कस्टमर का एडिशनल रिक्वायरमेंट है मैं उसको मीट कर पाऊंगा। तो मुझे कैपेक्स के लिए भी एक लोन चाहिए लास्ट बैलेंस शीट के बाद में, मार्च 2020 के बाद में। तो उसके लिए उन लोन्स को जो मार्च 20 के बाद में अवेल किए गए हैं उनको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में हमें लेके जाना पड़ेगा मैथमेटिकली। तो वो कहाँ से लेके जाएंगे, इसी फैसिलिटी टैब पे बी सेक्शन है एडिशनल लोन्स करके। तो एडिशनल लोन्स अवेल टू बी अवेल्ड इन करंट FY21 इंक्लूडिंग अनडिस्बर्स्ड लोन्स। तो अगर आपका कोई नया लोन है या पीछे कोई एक ऐसा लोन बाकी था जिसमें कुछ लोन अनडिस्बर्स रह गया था, वो डिस्बर्स नहीं हुआ था, तो वो बचा हुआ लोन का अमाउंट और उसकी कॉरस्पॉन्डिंगली प्रोपोर्शनेट किस्तें आप यहाँ डाल सकते हैं। जैसे किसी ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन लिया तो उसमें इमरजेंसी क्रेडिट लाइन में जो भी सैंक्शन होते थे 100 लाख रुपीज के लिए 100 डाल दें, क्या रेट ऑफ डिस्बर्समेंट थी वो आप डाल दीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने पे लिया वो डाल दीजिए, और से 100 लाख आपका 21 में कुछ पे नहीं करना था, आपको 6 मंथ्स का या 3 मंथ्स का ECL में 3 मंथ्स का मोरेटोरियम होता है वो मिल गया, उसके बाद आपको 3 साल में वो पे करना होता है। तो मान लीजिए आपने 30 लाख और 40 लाख करके पे करना है, तो ये आपका नया लोन बन गया। तो यहाँ डाल दें बैलेंस शीट में, वो अपने आप चला जाएगा प्रोटेक्टेड। इसी तरह से एक 35 लाख का लोन अज्यूम किया हुआ है, जो 50 लाख की आप देख सकते हैं, मैं बड़ा कर देता हूँ, प्लांट एंड मशीनरी में 50 लाख डला हुआ है। तो आप कह रहे हैं 35 लाख का तो लोन है और 50 लाख की उससे मशीन आएगी तब मैं वायबल हो जाऊंगा। और यहाँ आप देख सकते हैं 15 लाख का कैपिटल इंश्योरेंस आपका दिखा दीजिए। यहाँ आप कहीं कैपिटल नहीं ला पाऊंगा तो आप क्या करिए 15 लाख रुपीज का इंटरनल अप्रूवल दिखा दीजिए, या इंटरेस्ट फ्री सिक्योर्ड लोन जिस भी फॉर्म में आप चाहते हैं। तो आपने कहा कि से 5 लाख तो कैपिटल लाऊंगा, 5 इंटरनल अप्रूवल लाऊंगा, 5 लाख इंटरेस्ट सिक्योर्ड लोन होगा, 35 का लोन हो गया। सिर्फ जो येलो सेल्स हैं आपको वही भरने हैं, बाकी से 35 लाख का यहाँ येलो सेल में लोन अमाउंट डाला था, यहाँ अपने आप ऑटो पिक हो गया, वो टोटल्स अपने आप पिक हो रहे हैं। तो हमें सिर्फ येलो सेल्स में एंट्री करनी है, और एक हमें ध्यान रखना है इस मॉड्यूल में एंट्री करते वक्त कि कहीं पे भी हमें बाय डिफॉल्ट सब जगह 0 आ रहा है, कहीं ब्लैंक नहीं करके आगे चला जाना है। वो इंस्ट्रक्शंस में फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, यानी हर जगह 0 रहना चाहिए। अगर कुछ नहीं हमें डालना है तो हम वहां 0 कर देंगे। जब हम यहाँ डाल देंगे तो फिर एक सेक्शन लास्ट में बचता है वर्किंग कैपिटल का, कि आपको अगर एक टर्नओवर मेथड होता है जो आपके अकाउंटेंट जिससे परिचित होगा कि जितनी आपकी सेल्स है उसका 20% आपको बैंक, छोटे जो व्यवसायी होते हैं तो उनको 20% सीधे RBI अलाउ करता है, टर्नओवर मेथड या नायक कमेटी मेथड बोलते हैं उसको, कि आपको 20% लिमिट वो तुरंत दे सकता है विदाउट वेरी डिटेल्ड वर्किंग कैपिटल असेसमेंट। तो मान लीजिए आपका 20 करोड़ का ग्रॉस सेल्स है तो उसका 20% 4 करोड़ की लिमिट आपको दे सकते हैं। तो अगर आपका टर्नओवर 25 करोड़ तक है और 5 करोड़ उसका होता है 20%, तो 5 करोड़ तक की WC लिमिट अगर आपको लेनी है तो आप इस मेथड से अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। उससे ऊपर अगर आपका होता है फिर एक सेकंड मेथड ऑफ लैंडिंग होता है, जिसके लिए आप फिर यहाँ पे अपनी चॉइस के हिसाब से जो मेथड आपका बैंक अलाउ करता है, 1 के लिए आप डाल देंगे नायक कमेटी, टर्नओवर के लिए 1 डाल देंगे यहाँ, और सेकंड लैंडिंग तो 2 डाल देंगे। और यहाँ पे एक सेक्शन है जो हम लोग जानते हैं, के लिए हर स्थान पे इसमें एक आई करके आइकन दिया हुआ है, जहाँ पे अपना कर्सर रखने से वो आपको बता देगा कि इसका भावार्थ क्या है, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है। जैसे व्हाट इज रिटर्न डेज, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम योर कस्टमर्स वंस यू इफेक्ट सेल्स टू देम, हाउ लॉन्ग डज इट टेक। सपोज आप लगभग 2 महीने के क्रेडिट माल बेचते हैं तो आपको 2 महीने, अगर 3 महीने पे बेचते हैं तो यहाँ 3 महीने डाल। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि इफ इट इज 30 और 45 डेज प्लीज एंटर एज 1 और 1.5 मंथ्स। तो मान लीजिए किसी का स्टॉक लगभग 3 महीने के लिए
जो खरीद वाला स्टॉक है, वर्किंग प्रोसेस है और फिनिश गुड्स है, बिकने तक लगभग तीनों का मिला के 3 महीने का समय रहता है। तो 3 महीने का समय यहाँ हो गया। डेटर डेज में 3 महीने की क्रेडिट आप देते हैं, एक्सपोर्ट के टाइम पे आप 2 महीने का क्रेडिट देते हैं, और आपको अपने सप्लायर यानी क्रेडिटर से लगभग 2 महीने का क्रेडिट मिलता है। तो जो भी आपके बिजनेस के एजम्पशन है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका डब्ल्यूसी पे चल रहा है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। इस तरह से आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब मान लीजिए ये तो हुआ कि आपका प्रिंसिपल को तो हमने यहाँ पे कर दिया, फैसिलिटीज मतलब आपके लोन्स, क्रेडिट फैसिलिटीज हमने प्रिंसिपल को तो यहाँ पे एडजस्ट कर दिया आपके। अब कुछ व्यापारी के साथ ये समस्या हो सकती है कि कोविड की वजह से कुछ पैसा आगे से आ नहीं रहा, डेटर से रिसीवर्स रिलेशन में प्रॉब्लम है। तो कहते हैं देखिए मेरा प्रिंसिपल तो आपने टेक केयर कर दिया, लेकिन मुझे इंटरेस्ट की सर्विसिंग में भी इशू है। तो उसके फंडिंग ऑफ इंटरेस्ट का एक कंसेप्ट होता है जो बहुत ही सरल कंसेप्ट है। यहाँ देखने से तुरंत हमें समझ में आ जाएगा। मान लीजिए वो कहते हैं कि पीछे के 3 महीने का 3 लाख रुपया बाकी है, तो यहाँ पे एक सेक्शन ए है, पास ओवरड्यू इंटरेस्ट, पीनल इंटरेस्ट। तो हमने यहाँ लोन वन में डाल दिया भाई 3 लाख रुपए पीछे का बाकी है, तो यहाँ 3 लाख रुपए अपने आप नीचे आ गया। अब हम कहते हैं कि भाई ये फर्स्ट रो आ रही है कि अभी इसका सालाना ब्याज लोन नंबर 1 जो 393 का आउटस्टैंडिंग है, इस पे कितना वर्कआउट हो रहा है। तो इस पे अभी सालाना ब्याज जो है पहले साल का 38 लाख रुपए है, दूसरे साल का 37 है, तीसरे का 30 लाख है, 21 लाख है, 12 लाख है। ये ऑटोमेटिकली जो हमने पीछे यहाँ डिटेल्स डाली थी इस पे वर्किंग होकर के अपने आप यहाँ आगे कैलकुलेट होके आ रहा है। तो इतना कैलकुलेट हो रहा है। अब हम व्यापारी कहते हैं नहीं देखिए मैं है ना पीछे के तो 3 महीने, ये जो 3 महीने का ओवर ड्यू है और अगले 12 महीने तक, मान लीजिए 12 महीने तक ब्याज भी नहीं दे पाऊंगा, उसके लिए आप क्या करिए, मेरे को इतने इंटरेस्ट अमाउंट का एक लोन सैंक्शन कर दीजिए जिसको FITL बोलेंगे, फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन। उसमें से ही आप जो जो मेरा डिमांड नोट जनरेट हो हर महीने का, तो ब्याज के अमाउंट को, प्रिंसिपल तो आपने आगे खसका ही दिया, मुझे एडिशनल मॉनिटरिंग दे दिया, आप ब्याज को उस लोन में से एडजस्ट कर दीजिएगा। और वो जो लोन होगा प्लीज उसमें मेरे को 1 साल का मॉनिटरिंग दे दीजिए ताकि मेरी उसमें किस्तें स्टार्ट ना हो, मुझे उस पर सिर्फ ब्याज देना पड़े। और उसमें 1 साल बाद मुझे 12 महीने में, 24 महीने में, 30 महीने में, जनरली जो बैंक्स होते हैं 2 से 3 साल तक का ही FITL का रिपेमेंट अलाउ करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते हैं। हमने यहाँ पे 5 ईयर्स तक का दिया है सुविधा, लेकिन आप अपने बैंक से बात करके उससे डिस्कस करके उसको डालें। तो आपने कहा कि भाई मैं अगले पिछले 3 महीने का ब्याज और अगले 12 महीने का ब्याज प्लीज बैंक में हेल्प करें इन टेस्टिंग टाइम्स में, आगे हम बेटर करेंगे, आपको पूरा पैसा देंगे, अभी आप हमें हेल्प कर दीजिए, अभी हमें सैंक्शन कर दीजिए, तो आप फंडिंग दे दीजिए। तो आपने यहाँ 12 महीने डाल, अब क्या करूँ 12 करते ही मैं रिफ्रेश कर दूँ। अबे पीछे इसमें एल्गोरिदम्स चल रहे हैं, पीछे बहुत कॉम्प्लेक्स वर्किंग है जो काफी डिफिकल्ट होती है सामान्य रूप से हमें समझने में, जब तक हमको फाइनेंशियल एक्सपर्ट या बैंकर नहीं है। और इतना समय भी नहीं होता व्यापारी को, अपने क्षेत्र में बहुत अनुभव और अपने क्षेत्र में महारत हासिल होती है, लेकिन इन कामों में समय लगाने के लिए उसे फोकस नहीं कर पाता क्योंकि उनका प्रायोरिटी बिजनेस है। तो एक ऐसा टूल हो जो इजीली बस वो सिंपल अपना रिक्वायरमेंट डाल दें, वर्किंग करके उन्हें बता दें कि कितना उनका जो वो सोच रहे हैं दिमाग में कि भाई मुझे 15 महीने का अभी इंटरेस्ट का सर्विसिंग मिल जाए बाय ऑफ लोन, वो सिंपली उतना डालें और सारा वर्किंग होके अपने आप आ जाए, उसका प्रयास किया गया। आपकी जानकारी के लिए आपके साथ शेयर कर दूं, इसमें कुछ समय लगा है, कि इंडियन बैंक और PNB उन दोनों ने इस मॉड्यूल को बहुत डिटेल में टेस्ट किया है, उसका बहुत सारे इंडस्ट्री एसोसिएशन ने इस मॉड्यूल को टेस्ट किया है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक ने मॉड्यूल को डिटेल में बहुत टेस्टिंग इसकी हो चुकी है। और PNB और इंडियन बैंक दोनों ने सिडबी के साथ MOU कर लिया है अपने सारे कस्टमर्स के लिए, इस मॉड्यूल पे जो प्रपोजल आएंगे उसको कंसिडर करने का, उनको देखने का, और उन्होंने अपने सारे कस्टमर्स के लिए इंटरनल
यूज के लिए इस मॉड्यूल के लिए कहा है, उन्होंने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी हैं। अभी रिफ्रेश हो रहा है। मैं पीछे वापस आ जाता हूँ। जब तक ये रिफ्रेश हो रहा है, अभी कुछ समय लग रहा है, सर्वर पे काफी सारे काम कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ट मोड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा समय लग रहा है। तब तक मैं आगे की टेप्स आपको डिस्कस कर लेता हूँ। तो जब एफएल का रिक्वायरमेंट होगा, कंसेप्ट तो हमने डिस्कस कर ही चुके हैं, तो ये यहाँ पे वर्किंग होके आ जाएगा। इसी में अगर मेरे मान लीजिए कुछ ऐसा है कि मेरे वर्किंग कैपिटल में भी ओवरड्यूज चल रहे हैं, उसको भी रेगुलर कराना है। या मान लीजिए मेरा कोई परफॉर्मेंस गारंटी था जिसमें मैं किसी पीएसयू को सप्लाई करता था, उन्होंने मान लीजिए किसी वजह से उसमें 1 लाख या 50,000 2 लाख का पेनल्टी लगा दिया है, तो उसको मैं कैसे फंड कराऊं, उसको लिमिट को रेगुलराइज कैसे कराऊं। तो उसके लिए यहाँ आप देखेंगे ये एक सेक्शन बनाया गया है, जहां हम फैसिलिटी टैब में हमने अजम्पशन से लेफ्ट हैंड साइड में एंटर किए थे, राइट हैंड साइड में उसके लिए सेक्शन है। मान लीजिए मेरा लिमिट में आउटस्टैंडिंग 100 लाख है और सैंक्शन लिमिट 70 लाख की, और डीपी मेरे स्टॉक लेवल से डेटर लेवल पे 60 लाख के ड्रॉइंग पावर मुझे बैंक ने अलाउ किया हुआ है। यानी मेरे को 60 लाख की ड्रॉ करना चाहिए, लेकिन मेरा आउटस्टैंडिंग आज की डेट में 100 लाख रुपीज उसमें है, अकाउंट में खड़ा है। तो मेरा 40 लाख रुपीज रेगुलर चल रहा है, यानी बैंक कहेगा भाई आपने ज्यादा निकाल रखा है, इसको आप जमा करें। अब एक तो तरीका ये है कि आप अपने एडिशनल सोर्सेज से अपना पैसा ले आए। दूसरा तरीका ये है कि आपको 40 लाख रुपए का यहाँ तो एक बैंक वर्किंग कैपिटल टर्म लोन सेंक्शन कर दे, जिससे आपका रेगुलर हो जाए। तीसरा तरीका ये है कि ये जो 40 लाख रुपए है, इसमें पिछले हो सकता है 5-6 या आपके 2-3 महीने का 4 महीने का आपका इंटरेस्ट डेबिट पड़ा हो। तो यहाँ ये चीज क्लियर कर देता हूँ, ये जो मॉड्यूल है ये आरबीआई की अगस्त 6 वाली स्कीम में, यानी कोई अकाउंट स्टैंडर्ड था और आगे स्टैंडर्ड बना रहेगा, उसके लिए भी है, और जनरल भी सारी रिस्ट्रक्चरिंग को केसेस को कवर करता है। तो एमएसएमई का कोई भी रिस्ट्रक्चरिंग का प्रपोजल हो, इस मॉडल पे हर एक केस बन सकता है। तो मान लीजिए किसी का 90 दिन से ज्यादा का कोई ओवरड्यू था, फिलहाल क्राइसिस की वजह से वो अकाउंट एनपी हो गया, 6 महीने का इंटरेस्ट डेबिट किया हुआ था। तो इस 40 लाख में मान लीजिए 5 या 6 महीने का इंटरेस्ट 5 लाख रुपए है, तो यहाँ आपने 5 एंटर कर दिया, आपने बोला 5 लाख का पूरा एफआईपीएल बना दीजिए, मेरा फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन बना दीजिए। तो 5 का तो उन्होंने आपका फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन बना दिया, और आपने कहा कि बाकी जो 35 लाख और ड्रॉ उसका मुझे WCPL बना दो। तो आप यहाँ पे वो भी आपको ये फैसिलिटी दी गई है, टू बी रेगुलराइज्ड बाय वे ऑफ WCL रिक्वेस्टेड। तो आपने उतना अमाउंट डाल दिया, अब आपका रेगुलर अपने आप ही जीरो हो गया। अब कैसे होगा, और ये मैंने आपसे जो डिस्कस किया था, मान लीजिए कोई नॉन बेस्ड फैसिलिटी है, यानी जैसे कोई एलसी लिमिट, कोई परफॉर्मेंस गारंटी, कुछ ऐसा है जो आपका वर्किंग कैपिटल से अलग आपको फैसिलिटी सेंक्शन है, उसमें कोई डिवॉल्वमेंट है, क्रिस्टलाइजेशन है, रेगुलर पोर्शन है, से 2 लाख रुपए का, तो हमने यहाँ 2 अज्यूम किया है। तो यहाँ पे 2 लाख रुपए का यहाँ पे हमने उसके अगेंस्ट में कोई लॉन्ग टर्म फंड या WCTL रिक्वेस्ट की है, तो हमने ये एंट्री कर दी। ये ऑटोमेटिकली आगे फ्लो हो रहा है, वो देखते हैं कैसे आगे फ्लो हो रहा है। अभी देखिए ये अभी चल पड़ा है, इसमें आप देखेंगे कि ये जो 12 मंथ्स हमने डाले थे, पिछले 3 महीने का पार्ट के अंदर 3 महीने का ओवर 3 लाख, और अगले 12 महीने का फंडिंग, मतलब आज में हम खड़े हैं दिसंबर महीने में। तो ये मॉड्यूल जो सारी कैलकुलेशन करता है, वो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट हमने अज्यूम करी है, जो और बैंक ने एक्सेप्ट करी है, फर्स्ट डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ से करता है, और वो यहाँ पे यहाँ पे सबसे ऊपर फैसिलिटी में यहाँ शो करता है effective date of restructuring assuming first date of next month। तो 1 जनवरी 2021 से सारी गणनाएं, all the calculations are being done with effect from 1st of January 2021। तो अब हमारे करंट एफआई में 3 महीने बचे, फरवरी मार्च, तो उसमें 3 महीने तो यहाँ एफआई 21 के अंदर ले लिए, 12 में से अगले 9 महीने आगे बढ़, और जो प्रपोर्शनेट इंटरेस्ट का अमाउंट है 38 लाख सालाना था, 3 महीने का लगभग 9,83,000 हो गया, और इसमें वो रेट चेंज को भी अपने आप पीछे ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेगा।
और यहाँ 9 महीने का इंटरेस्ट निकाल दिया। इन दोनों को यहाँ जोड़ के 9.83 and 29.49 39.32, दिस इज टोटल ऑफ पार्ट बी प्लस टोटल ऑफ पार्ट ए, यानी 3 लाख ही जोड़ के 42 लाख का इसने कैलकुलेशन करके हमको दे दिया। हम कहते नहीं भाई 12 महीने का नहीं, आप मेरे को 24 महीने का दीजिए या मुझे 18 महीने का दे दीजिए। तो 18 महीने का करके देखते हैं। अब आप देखिए इन्होंने बांट दिया सॉफ्टवेयर ने अपने आप 3 महीने, 12 महीने और बाकी बचे हुए 3 महीने FY23 के। तो मेरा लोन अमाउंट और बढ़ गया, यहाँ मेरा लोन बढ़ के 60 लाख का हो गया लास्ट में, आप देख सकते हैं 3 लाख और 53। तो बस आपको बिजनेसमैन को खुश नहीं करना है, यहाँ उसका अकाउंटेंट सिंपली कितने महीने के हिसाब से अपने पूछेगा कितनी फंडिंग चाहिए सर, मुझे अगले 18 महीने की, 14 महीने की, 12 महीने की डाल दो, तो वहां सिंपली इतना डाल देगा, रिफ्रेश करेगा, इतना अपने आप लोन बन गया। इसी तरह से लोन 1 2 3 4 5 6 हमने यहाँ प्रोविजन किया था, उन 6 का डाल सकते हैं। अगर 6 पे चाहिए, 1 2 पे चाहिए तो 1 2 पे डाल सकते हैं। और यहाँ जो हमने पीछे WC लिमिट पे कहा था कि 5 लाख रुपए 5 महीने का इंटरेस्ट पीछे का बाकी है, उसका भी FITL यहाँ अपने आप ऑटोमेटिकली पिक हो गया जो हमने पीछे डाला था। और यहाँ 5 लाख यहाँ आगे सेक्शन का 5 लाख। वर्किंग कैपिटल में आगे के इंटरेस्ट का कोई फंडिंग नहीं होता है, इस पर आगे गाइडलाइंस, तो उस पर लिमिट कम या ज्यादा कर सकते हैं। पीछे का जो ओवरड्यू था वो यहाँ 5 आ गया, तो ये 2 लोन 60 प्लस 5 65 के बन गए। ये नीचे आप देख सकते हैं, ये सारे लोन्स का नीचे शेड्यूल बनाया हुआ है। और यहाँ पे 60 लाख अपने आप पिक कर गया लोन 1। यहाँ सिर्फ 2 ही चीजें डालनी है व्यापारी को, जो आप देख सकते हैं कि येलो बैकग्राउंड सेल्स में 2 ही दिख रहे हैं। एक तो कितनी इंस्टॉलमेंट में चुकाएंगे, वो कहते हैं भी हम 36 में चुकाएंगे, और किस डेट से आप चुकाना स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए आप कहते हैं 1/4/2021 से हम इसको पे करना स्टार्ट करेंगे, तो आप डाल दीजिए और ये रिफ्रेश करके देखिए। सिमिलरली देखिए यहाँ 5 लाख के लिए भी 36 इंस्टॉलमेंट डाल दी और 1/4/2021 से डाला है रिपीट। अब हम यहाँ रिफ्रेश करके देखते हैं, पीछे एल्गोरिदम्स काम करेंगे, वो चेक करेंगे कि कोई ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम तो नहीं है कि जब हमने जो डिसबर्समेंट्स करने हैं इस लोन में FITL में, कहीं रीपेमेंट उससे ज्यादा अज्यूम हो जाए गलती से, तो लोन वुड बी नेगेटिव इन दैट केस, जो हो नहीं सकता। तो अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे चेक दिए हुए हैं, वो चेक आपको गाइड करेगा कि प्लीज रिवाइज, और आप वापस से इंस्टॉलमेंट्स चेंज करेंगे, डेट ऑफ रीपेमेंट चेंज करेंगे, और तभी आपको सेव करने देगा, नहीं तो सेव नहीं करने देगा। अभी देखिए ओके आ रहा है तो इट्स फाइन, अगर नहीं तो आपको ये रिवाइज लिखा हुआ आ जाता है। और यहाँ आपको गाइड में लिखा हुआ है कि इफ नॉट ओके, मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, इफ नॉट ओके रिवाइज रीपेमेंट शेड्यूल as repayments are exceeding disbursed amount at one point of time in the projected years। तो वो आपको अपने मॉडल बताता जाएगा, जिससे आपसे गलती नहीं होगी और आप बैंक को बिल्कुल ठीक से बना के दे पाएंगे। आप इसको सेव कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे जो हमने 35 लाख रुपए WCTL का रिक्वेस्ट, हमने 37 लाख डाला था बचा हुआ, वो 37 यहाँ पे ऑटो पिक कर रहा है। और इस 37 में से हम कहते हैं 15 लाख का WCTL दे दीजिए, 12 लाख रुपए मैं ले आऊंगा एज ए कैपिटल। तो आपने यहाँ जो भी कैपिटल, इंटरेस्ट, सिक्योर लोन, इंटरनेशनल, जो भी आप दिखाना चाहते हैं वो आप दिखा दीजिए। और तो आप कितने समय में चुकाएंगे, 36 इंस्टॉलमेंट में, क्या रेट अभी बैंक का कार्ड रेट उसकी साइट पे क्या चल रहा है वो आप देख लीजिए। तो आपके रेट्स अभी 10% के आसपास चल रहे हैं, तो आपने रिक्वेस्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, आपने बता दिया कि कब से आप रिपेमेंट देना चाहते हैं। जैसे इसमें 1/1/21 डाला हुआ है, तो ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन 1/4/21 से आप कह रहे हैं, जो भी आप रेट से स्टार्ट करना चाहें वो आप करके इसको सेव कर दीजिए। तो ये आपकी सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, यानी कि आपका WC का रेगुलराइजेशन, आपका इरेगुलर पोर्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन WC का रेगुलराइजेशन, आपका फंडिंग ऑफ इंटरेस्ट, एक्सटेंशन ऑफ टर्मिनल डेट, एडिशनल मोरेटोरियम, यानी जो बड़े बड़े टेक्निकल नाम हैं जिनसे कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमें नॉर्मली परेशान करते हैं, बैंकर्स हमें समझ नहीं आता, उन सब चीजों को बहुत ही सिंप्लीफाई यहाँ पे कर दिया है। क्योंकि अगर कोई टेबल के फॉर्म में या फॉर्म के शेप में कोई भी डेटा एंट्री करना होता है तो हमेशा बहुत इजी होता है, बजाय कि एक्सेल शीट पे जाकर के किसी फाइनेंशियल टूल पे जाके एंट्री करना। जब आप पूरी एंट्री कर लेंगे इनपुट सेक्शन में, तब आप आउटपुट सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे ऊपर आउटपुट दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ पे
इसको मैंने प्रेस कर दिया। अब ये आपका देखिए एक डैशबोर्ड अपीयर हो गया। यहाँ कई टैब्स आ रहे हैं। एक तो डैशबोर्ड टैब है जिसमें अलग अलग टैब्स पे जैसे उनके नाम है डेट सर्विसिंग कवरेज रेशो, उसका मेन कैलकुलेशन जो हमारा मेन इंडिकेटर है। जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मुख्य रूप से कोई यूनिट वायबल है या नहीं वो बैंकर ऐसे देखता है कि आने वाले समय में इन कमिंग ईयर्स उसके जो डेट ऑब्लिगेशंस हैं, यानी कि उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पेमेंट है हर एक साल में, क्या व्यापारी का बिजनेस जो है उतने कैश इनफ्लो जनरेट कर पा रहा है कि उसके डेट सर्विसिंग टू बैंक आसानी से कवर हो जाएंगे। यानी मेरे को 100 रुपए का बैंक को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल एक साल में चुकाना है, तो क्या 100 या उससे ज्यादा के इनफ्लो आ रहे हैं? अगर 100 चुकाने के लिए 150 के इनफ्लो आ जाएंगे तो यानी 1.5 का डेट कवरेज रेशो है, 1.5 गुना। अगर 125 आ रहे हैं तो 1.25 गुना है। जितना ज्यादा रेशो होगा उतना बेटर है। अब नॉर्मली रीस्ट्रक्चरिंग के केस में लगभग 1.2 1.25 इज एक्सेप्टेबल नॉर्म, लेकिन ये बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है। लगभग 1.2 या 1.25 बैंक्स इंसिस्ट करते हैं रीस्ट्रक्चरिंग के टाइम पे। नए लोन सेक्शन के टाइम पे जनरली 1.5 इंसिस्ट किया जाता है। तो आपको अपने बैंकर से थोड़ा चेक कर लेना पड़ेगा कि सर आप हमें प्रपोजल बना रहे हैं, आपको सबमिट करना है, आप बताइए कितना आपके बैंक आपका एक्सेप्टेबल नॉर्म है। उस हिसाब से बेसिकली हमें ट्रायल एंड एरर करके हम ठीक करेंगे। और हम ये चीज ध्यान रखेंगे कि हम प्रपोजल को रियलिस्टिक बनाएंगे। जैसे यहाँ मतलब ये नहीं है कि मैं सेल्स बढ़ा दूंगा और आर्टिफिशियली प्रॉफिट बढ़ा दूंगा रेशो बढ़ाने के लिए। बेसिकली ये टूल हमें ये दिखाएगा हमारे बिजनेस के बारे में कि भाई मैं अगर बहुत ज्यादा एडिशनल लोन का रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे नहीं करना चाहिए। अगर मेरा रेशो नहीं आ रहा है तो मुझे टूल गाइड कर रहा है कि यहाँ आवश्यकता है कि मैं अपने पर्सनल सोर्सेज से एडिशनल फंड्स बिजनेस में पंप करूं, इन्फ्यूज करूं, या मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि 3 साल का लोन 5 साल में पे कर दूंगा तो मैं 5 में नहीं कर पाऊंगा। 5 की जगह मुझे उसको 6 साल या 7 साल मांगना चाहिए, थोड़ा ज्यादा मांगना चाहिए अगर बैंक अलाउ कर रहा है तो मैं अपने डेट पेमेंट्स अगर आगे घटा देता हूं तो मेरा रेशो और इम्प्रूव हो जाएगा फ्यूचर ईयर्स में। तो यह मुझे वो इंश्योर करना है कि मेरे आने वाले सालों में रियलिस्टिकली मेरा रेशो मीट करे। तो अब आप देखिए जैसे ये एक डैशबोर्ड है जिसमें आपके मुख्य रेशो दिए हुए हैं। जैसे हमने डेट सर्विस रेशो फॉर द ईयर दिया हुआ है। एक है एवरेज डीएससीआर यानी टोटल पीरियड का, 2026 तक हमारा लोन पे होना था, इसका एवरेज क्या आ रहा है। तो एवरेज को बैंकर देखता है। इसमें 1.25 वर्कआउट हो रहा है। तो 1.25 ठीक रेशो है, बैंकर्स को जनरली एक्सेप्टेबल होता है रिसीविंग टाइम पे। सेल की दिखा रहा है कि 12 करोड़ 17 करोड़ 1732 17% आपने एज्यूम की हुई है। बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मिला के है। आपका पैट आपने इतना परसेंट माना, इतना रुपीज माना है। आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस, क्योंकि आपका कभी भी कैश बैलेंस फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बनाते वक्त नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको यहाँ दिया गया। और यहाँ पे आपको यूजर गाइड भी मिल जाएगा कि क्यों यहाँ पे क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया गया है। वो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि इट मस्ट बी पॉजिटिव। अगर नेगेटिव हो रहा है मतलब आपको बिजनेस में अपना पैसा लगाने की आवश्यकता है या आपको फर्दर लोन लेने की आवश्यकता है। आपका कैश नहीं नेगेटिव हो रहा है आपके पेमेंट्स की तुलना में। आपका करंट रेशो वो भी इसमें हमने यूजर मैनुअल में भी दे रखा है। यहाँ पे भी हम बता रहे हैं आपको कि करंट रेशो जनरली 1 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब आपकी जो इमीडिएट अगले 1 साल में जो आपकी देनदारियां हैं, लाइबिलिटीज हैं, उनको सर्विस करने के लिए, पे करने के लिए आपके करंट असेट्स कम से कम उतने या उससे ज्यादा होने चाहिए। तो 1 टाइम से ज्यादा होने चाहिए। और TOL TNW यानी आपकी जो खुद की नेटवर्थ है, टेंजिबल नेटवर्थ आपकी खुद की इक्विटी है, उसके अनुपात में आपके आउटसाइड लाइबिलिटी यानी सारे आपके लोन और वर्किंग कैपिटल लिमिट्स और आपके क्रेडिटर्स सबको मिला दें, टोटल जो बाहरी देनदारियां जितनी भी हैं बिजनेस की, टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज, उसका रेशो क्या है। तो जनरली ये 5:1 तक एक्सेप्टेबल होता है। हर बैंक में कहीं पे 4:1, कहीं पे 6:1 भी हो सकता है। जनरली अगर मेरे खुद के 100 रुपए बिजनेस में लगे हुए इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लसेस, तो मेरे को 500 तक का मेरे लोन्स, मेरी वर्किंग कैपिटल लिमिट, मेरे क्रेडिटर्स और मेरी सारी देनदारियां जनरली हो सकती हैं। और आखिरी दो है आपकी वर्किंग कैपिटल लिमिट की गणना यानी MPBF और आपका मार्जिन मनी। तो मान लीजिए आपका 2.5 करोड़ का
आपको इसको ठीक करते रहना पड़ेगा। वहां पे जो क्रेडिटर डेज माने थे हमने, उसके हिसाब से जो आपकी एक्चुअल सैंक्शन लिमिट मान लीजिए आपकी 240 की नहीं है, 150 की है, तो वहां पे कॉरस्पॉन्डिंगली आपको ठीक करने पड़ेंगे एजम्पशंस को, तो ये आपके फिगर्स ठीक हो जाएंगे। डैशबोर्ड हो गया, ये आपका डीएससीआर का फुल कैलकुलेशन है। जैसे हमने माना 2026 में हमारे लोन खत्म हो जाएंगे, तो आप देख सकते हैं 2027, 28, 29, 30 के कॉलम में ऑटोमेटिकली ये प्रॉफिट डेप्रिसिएशन वगैरह को पिक नहीं कर रहा है, यहाँ अपने आप ही ब्लैंक हो गया और जीरो हो गया। सिर्फ जो रिलेवेंट ईयर्स हैं उन्हीं का ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर रहा है। वर्किंग कैपिटल असेसमेंट ये यहाँ पे करता है। जैसे हमने जो सेल्स का 20% फर्स्ट मेथड आ गया, सेकंड मेथड में जो आपने डिटेल्स कैटेगरीज अज्यूम कर रहे थे वो यहाँ आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपके रॉ मटेरियल इन्वेंटरीज ये सब निकाल रहा है, डेटर्स निकाल रहा है और आपकी वर्किंग कैपिटल लिमिट को वर्कआउट कर रहा है। यही 241 हमें आगे दिख रहा था, तो वो आगे समरी है, डैशबोर्ड है, पीछे के सारे की फिगर्स का एक ही पेज में। आपको व्यापारी को इतना सब में जाने की जरूरत नहीं है, ये प्रिंट आउट लेके बैंकर को देने के लिए यहाँ डाउनलोड बटन दिया हुआ है, जहाँ से रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। आप लोगों के लिए इतना ही सफिशिएंट है। अगर आप इसको देख के रेशियोज देख लेंगे कि एक्सेप्टेबल नॉर्म में बैंक के हिसाब से आ रहे हैं, तो आप प्रिंट आउट लेके बैंक को दे सकते हैं। यहाँ पीछे उनकी डिटेल्ड वर्किंग हो गई, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, वर्किंग कैपिटल, यानी प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, सेल्स, सारे खर्चे, इंटरेस्ट और फाइनली क्या नेट प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमारा कैश स्टेटमेंट हो गया और ये हमारी बैलेंस शीट हो, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, हमारी कितनी कैपिटल है, कितना हमने इंफ्यूज किया, कितने हम नए एग्जिस्टिंग लोन्स कितने हैं और हमारे क्या नए लोन्स आ रहे हैं, वो सब यहाँ रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे। यहाँ पे लास्ट में 2 टर्म इंपॉर्टेंट है। जब आप सारे फ्रीज कर लेंगे तब आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन फॉर्म रिस्ट्रक्चरिंग का जो है वो बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए अपने बैंक के, उसको हाथ से फिल करके या अपने सिस्टम में फिल करके प्रिंट आउट लेके जो भी आपके ऑथराइज डायरेक्टर हैं, ऑल पार्टनर्स हैं, प्रोपराइटर हैं, वो उसको साइन कर देंगे और यहाँ आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अपनी बैलेंस शीट, जीएसटी रिटर्न्स, आपके नेटवर्थ स्टेटमेंट, ये सब आप यहाँ पे जो भी आपकी बैंक की रिक्वायरमेंट है उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फिर ये सेंड टू बैंक का लास्ट टैब है। यहाँ पे आप जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, हम यहाँ बैंक्स के नाम दे रखे हैं, देखिए आप डीबीएस बैंक, डीसीबी देना, सारे ऑल इंडिया जितने भी बैंक्स हैं सबके नाम यहाँ दिए हुए हैं। तो हमने यहाँ पे सिट भी सिलेक्ट कर लिया। अब ये सिट भी इसको अपलोड कर रहा है, जो आगे का कॉलम है ब्रांच नेम। कुछ बैंक से केस में हो सकता है कि ब्रांच नेम अपीयर ना हो रहा हो, तो वहां पे आप ब्रांच का नाम डालने की सुविधा है, आप डाल दीजिए और उसके आगे ब्रांच का मेल आईडी है, उसमें मेल आईडी डाल के सेंड टू बैंक कर दीजिए। तो आप जो एक बार सिस्टम में डेटा एंटर कर देंगे आपको अलर्ट आएगा, प्लीज चेक दैट यू हैव एंटर्ड करेक्ट डिटेल्स, इफ ओके देन प्लीज सेंड टू बैंक। तो आपने ओके कर दिया उस अलर्ट के बाद, तो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। फिर फर्दर कोई यूजर उसी ब्रांच में सबमिट करेगा तो नेक्स्ट टाइम उसको मेल आईडी उस बैंकर का, उस रिलेशनशिप मैनेजर का या ब्रांच का उसको दिखाई देगा। तो ये तरह से आप भी सेक्टर को हेल्प कर रहे हैं, अपने अदर जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं कि आप भी जो इस पे भी आप खुद बना रहे हैं और एक डेटाबेस भी क्रिएट करते चले जा रहे हैं। अब जैसे ये अपलोड हो गई, ये सिडबी की सारी ब्रांचेस आ गई, उसमें पहली ब्रांच सेलेक्ट करनी है, अहमदाबाद ब्रांच ऑफिस। अब ये सिस्टम में डला हुआ है, तो यहाँ ahmedabad@sedbi.in करके ब्रांच का मेल आईडी आ गया। मैंने एक बार टू बैंक दबा दिया तो फिर एमएसएमई इस प्रपोजल पे रीवर्क नहीं कर सकता, सारे सेव के बटन डिम हो जाएंगे और प्रपोजल का लिंक मेल पे अलॉन्ग विद पासवर्ड बैंकर के पास चला जाएगा। तब आप बैंकर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैंने भी आपको ऑनलाइन प्रपोजल भेजा है, यहाँ आप भेजने से पहले हर एक टैब पे जाके नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसकी रिपोर्ट जनरेट कर लीजिए और उसको एक साथ आप मेल पे अटैच करके या हार्ड कॉपी में बैंक को सबमिट कर लीजिए और उनको अपने प्रपोजल पे रीड करने के लिए बोल दीजिए। तो आप अपने एंड पे एक प्रपोजल बना दीजिए। अगर बैंकर को कहीं दिक्कत आती है, वो आपसे बात करना चाहता है,
तो उसको ठीक करके करेगा। अब मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर करता हूँ। हमने एवरेज जीएसएल की तो बात करी कि 1.2 होना चाहिए, लेकिन हमें ये भी इंश्योर करना है कि हर एक साल में भी डेट सर्विस कवरेज रेशियो जो है मेरा 1 से ऊपर होना चाहिए। यानी किसी साल में 1 से कम है मतलब इस साल मैं डिफॉल्ट करूंगा, मेरे पास बिजनेस में सर्विस करने के लिए इतना कैश इनफ्लो जनरेट ही नहीं होगा जितने मेरे लोन अज्यूम कर रहा हूँ और जितने पेमेंट्स अज्यूम कर रहा हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा इशू है। तो अब मैं आपको एज ए केस स्टडी थोड़ा सा इसको अपन इम्प्रूव करने का करते हैं कि हम रिस्ट्रक्चरिंग रिक्वेस्ट को ठीक करते हैं जिससे रेशियोज थोड़े बेटर हो जाए। और एक और चीज आपसे डिस्कस करूंगा, जैसे मान लीजिए किसी केस में ऐसे हो सकता है किसी व्यापारी के FY21 में और FY21 में लॉसेस हो, तो FY21 के रेशियो थोड़े ठीक नहीं आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्सेप्टेबल होता है बैंकर को। अगर आप रिस्ट्रक्चरिंग मांग रहे हैं मतलब FY21 में और FY20 में आपको प्रॉब्लम रह सकती है, पीछे इस साल भी रह सकती है, लेकिन आप FY22 और 23 ऑनवर्ड्स आपको इम्प्रूव करना होता है कि आगे सारे जो रेशियोज हैं FY22 में और 23 में और उसके बाद में वो ठीक आपके प्रोजेक्ट होने चाहिए, तब तक आपकी स्थिति बेटर हो जानी चाहिए, तभी आप वायबल हैं। तो FY21 में अगर आपकी कोई रेशियो मीट नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर आपका मान लीजिए DSCR 1 से कम आ रहा है यानी बिजनेस आपका उसको सर्विस नहीं कर पाएगा, उस केस में आप अपने बैंकर को बोलेंगे कि जो शॉर्टफॉल है उतना अमाउंट मैं अपने पर्सनल सोर्सेज से लाऊंगा या अपनी कोई मान लीजिए कोई एसेट है उसको मैं मोबिलाइज करूंगा और उतना फंड्स मैं आपको इंश्योर करके दूंगा, तो सब्जेक्ट टू दैट आप मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करिए। अब हम इसको FY23 24 को ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने FITL का माना था कि रिपेमेंट 2021 से स्टार्ट होएगा, तो ऑब्वियसली हमें दिक्कत आ रही है हमारे रिपेमेंट, तो हम इसको मानते हैं 2000 हमें 2 साल बाद हमारा स्टार्ट हो कम से कम। तो हम कहते हैं भाई आप 1/12/2022 से दीजिए, यहाँ पे भी आप बोले कि भाई 1/12/2022 से आप हमें लोन हम सर्विस करना स्टार्ट करेंगे, तब तक मोरिटोरियम हमको चाहिए। और 36 मंथ्स की जगह बोल सकते हैं भाई 48 मंथ्स में मैं चुकाऊंगा, उससे मुझे थोड़ा कंफर्ट हो जाएगा। अब मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ। अब मैं सेव कर देता हूँ क्योंकि मेरे चेक्स ओके आ रहे हैं, मेरी ठीक है, मेरी कैलकुलेशंस ठीक चल रही हैं, कहीं पे भी नेगेटिव नहीं हो रहा है लोन, डेटा सेव सक्सेसफुली। एक बार जाके देखते हैं कि मैंने अपनी रिक्वेस्ट को थोड़ा एक्सटेंड किया है, अब क्या ऐसा कुछ इम्प्रूवमेंट आता है। तो देखिए थोड़ा तो मेरा रेशियो इंप्रूव हो गया, 0.88 था 0.93 हो गया FY23 में, यानी मेरे रिक्वेस्ट करने से मेरे और एवरेज DCR भी मेरा 1.25 से 1.44 हो गया, लेकिन अभी भी मेरे रिक्वायर्ड उससे ये कम है। तो इसको थोड़ा और कोशिश करते हैं सही करने की जिससे मेरे बैंक को एक्सेप्टेबल हो जाए। तो हमने फैसिलिटी में रिक्वेस्ट किया था कि भाई हम 2026 तक ये 100 लैक्स करके चुकाएंगे, तो इट मीन्स ये थोड़ा सजेस्ट कर रहा है कि आप थोड़ा पहले स्टार्ट कर दीजिए पे करना, 40 यहाँ कर दीजिए। FY23 और 24 में हमें दिक्कत आ रहा है जहाँ पे हमारे ऑब्लिगेशन ज्यादा है, तो हम कहते हैं यहाँ हम 60 ही करेंगे, यहाँ 60 ही करेंगे और आगे हम मान लीजिए 100 कर लेते हैं और बचा हुआ जो अमाउंट है वो 1 साल में ना करके और 2 सालों में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी 100 करेंगे। अब देखते हैं कितना अमाउंट बचा, 33.22, ये हम 2027 में पे कर देंगे। हमने इस तरह का यहाँ पे रिक्वेस्ट कर दिया। एक बार करने के हिसाब से मैं थोड़ा, तो यहाँ मेरा बराबर हो गया, मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ।
क्योंकि मैंने यहाँ एग्जिस्टिंग लोन का रिपेमेंट को टिंकर किया है, तो अकॉर्डिंगली मैं FIDL अमाउंट भी मेरा टिंकर होगा, तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, फॉर लोन अमाउंट मेरा चेंज हो जाएगा। अभी ये टेस्ट एनवायरनमेंट में काम हो रहा है, तो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर समझ लेगा। ये देखिए थोड़ा लाइबिलिटी यहाँ पे कम होती हुई 58 हो गई। अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। अब आगे आउटपुट पे देखेंगे इसके होने के बाद में कि अगर मैंने 2026 की जगह 2027 तक रिक्वेस्ट कर ली, तो ऑब्वियसली में थोड़ा बेटर होना चाहिए। क्या वो एक्सेप्टेबल नॉर्म में आ गया है, 1:1 में आ गया है? इसको बस हम चेक कर लेते हैं। तो बेसिकली पूरा कंसेप्ट आपस में डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरह से MSME यूजर खुद को रजिस्टर करके अपना प्रपोजल क्रिएट कर सकता है और थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन से देख सकता है कि मेरे रेशोज एक्सेप्टेबल नॉर्म में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और सुटेबली अपने प्रपोजल को रिवर्क करके बैंक को सबमिट कर देगा। यहाँ जो बैंक की सबमिशन का पेज है वहां पे अप टू 3 बैंक्स, मान लीजिए किसी का एक बैंकर SBI है, टर्म लोन लेंडर, और वर्किंग कैपिटल बैंकर में भी डिफरेंट, मान लीजिए वो HDFC बैंक है, तो 2 बैंक्स को, तो अप टू 3 बैंक्स के लिए हमने प्रोविजन दिया है इनिशियली। 3 अलग अलग बैंक को सेम प्रपोजल बनेगा, क्योंकि यूनिट एक है, उसका एक ही फाइनेंशियल्स बनेंगे, उनको एक साथ बना करके तीनों बैंकों को प्रपोजल ऑनलाइन सबमिट किया जा सकता है या प्रिंट आउट लेके हार्ड कॉपी में भी दिया जा सकता है। और बैंक जिनको सबमिट होगा सभी को मेल्स आ जाएंगे, इस पर लिंक होगा वर्किंग के लिए, उस पर वर्क करेगा और अकॉर्डिंगली उसको एक्सेप्टेबल बना करके अपने आप फ्रीज कर देगा। यहाँ मैं फिर से लॉग इन कर लूँ। देखिए हमारा आउटपुट देख सकते हैं आप। देखिए हमने FY23 में रिपेमेंट्स कम कर दिए थे प्रिंसिपल के, तो आप देख सकते हैं 1.25 ऑटोमेटिकली वर्कआउट हो गया, 1.17 हो गया, और हमारा जो रिपेमेंट्स हैं FY27 तक चले गए। तो FY27 का भी रेशियो आ गया, हर साल में 1 से ज्यादा आ रहा है, और एवरेज DSCR जो है वो 1.2 से ज्यादा आ रहा है, 1.25 से ज्यादा आ रहा है, 1.42 आ रहा है। हमारे जो करंट रेशियो है वो भी 1 से ज्यादा है हर एक साल में। हमारा TOL TNW भी 5 से कम ही दिख रहा है हमें, शुरुआत के सालों में लगभग 2.15 1.67 है, वो भी एक्सेप्टेबल है। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसान तरीके से अपना प्रपोजल को रिवर्क कर सकते हैं और बैंक को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। तो विद दिस आई थैंक फॉर द पेशेंस हियरिंग एंड टाइम गिवन बाय ऑल ऑफ यू। और आप लोगों को जो भी दिक्कत आए, जहाँ भी दिक्कत हो, तो हैंड होल्डिंग के लिए काउंसलर्स के नंबर वेबसाइट पे दिए हुए हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और वो आपकी सारी जो भी समस्याएं हैं, आपको भरते वक्त भी दिक्कत आए, आपके अकाउंट्स पर्सन उनसे बात कर सकते हैं फोन पे। दे आर अवेलेबल ऑल थ्रू फ्रॉम मंडे टू सैटरडे एंड ऑल ड्यूरिंग द डे in the business hours. They are all available. You can get in touch with them and get your things sorted out. So with that, I thank you all a lot for the kind and patience here. Thanks a lot, sir. विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में अगर मैं कहूं तो वैसे तो मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, एक बैंक के बोर्ड पर डायरेक्टर की हैसियत में भी रह चुका हूं, बट जितना आज मैं सीख पाया हूं, मुझे नहीं लगता कि शायद मैं अपने प्रोफेशन में मैंने उतना सब कुछ सीख पाया हूं।
मैंने देखा है विकास जी, ये कोई इसमें ना किसी को फील करने की जरूरत है, ना मैं किसी प्रोफेशनल की डिग्निटी को मैं डाउट कर रहा हूं, उनकी क्वालिटी और क्वालिफिकेशन और एक्सपर्टाइज में डाउट कर रहा हूं। लेकिन मैंने देखा है कि जो आपने आज बताया है, वो जो इंफॉर्मेशन है वो हम में से बहुत सारे प्रोफेशनल्स के पास, क्योंकि या तो हम वो काम करते नहीं है या हमें उसका आइडिया नहीं है, वो नहीं है, वो एक्सपर्टाइज नहीं है जो आज हम सीख पाए हैं। मेरी उम्मीद ये थी और मैं ये समझ रहा था कि शायद आप हमें ये बताएंगे कि ये जो ARM MSME है ये कैसे काम करता है। तो मैं इस उम्मीद से शायद बैठा था इस वेबिनार में, और मैं अपनी बात तो बता सकता हूं, और साथ में मुझे लगता है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तरफ से भी मैं कह सकता हूं कि जब हम कहते हैं कि उम्मीद से ज्यादा मिल गया, मतलब एक तो होता है कि खाली हम तो समझना चाह रहे थे कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं इस पोर्टल को, लेकिन आपने तो हमें एजुकेट कर दिया कि भाई रेशो कौन कौन सी होती हैं, क्या मॉडल रेशोज होनी, मतलब क्या रेशो जो है, कितनी करंट रेशो कितनी होनी चाहिए, DSCR कितना होना चाहिए, TOL TNW कितना होना चाहिए। आपने हमें बता दिया कि अगर हम अपना ये जो प्लान बना रहे हैं, रेजोल्यूशन प्लान, इस सॉफ्टवेयर के द्वारा, अगर उसमें बाद में रेशोज में कुछ गड़बड़ आती है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे करेक्ट कर सकते हैं। और मतलब आपने इतने बारीकी से, इतने सरल शब्दों में हमें जो ये बताया है आज का रिस्ट्रक्चरिंग, तो मुझे लगता है कि ये केवल आपने मुझे ये नहीं बताया, हम मुझे और हमारे जो भी पार्टिसिपेंट हैं, कि ये इस ARM MSME को कैसे यूज करना है, और कैसे जो हमारे जो आपने जो सिडबी ने कंसल्टेंट अपॉइंट किए हैं उनसे उनकी मदद लेनी है। मैं समझता हूं कि अब एक प्रोफेशनली नहीं, अगर एक आम बिजनेसमैन भी चाहे तो वो अपने अकाउंटेंट को साथ में बताकर कि मुझे ये चीजें चाहिए, मुझे ये FITL चाहिए, मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि ये जब रीस्ट्रक्चरिंग प्लान जब हम भी कभी बनाने के लिए किसी को बोलते थे, अब से पहले अपने किसी MSME मेंबर के लिए, तो वो एक इतना बड़ा टास्क होता था कि अगर एक लोन या दो लोन भी हों तब भी शायद वो 2 या 3 दिन से कम का समय किसी हालत में, विकास जी मैंने देखा है खुद कि वो ये मानकर चलते हैं कि भाई इसमें 2 या 3 दिन लगेंगे। उसका कारण दोस्तों ये है कि जैसे अभी हम देख रहे थे कि सर ने किया और एक सारी इंफॉर्मेशन भरी, हमारी रिक्वायरमेंट थी कि भाई हम इतने दिन में रीपे कर देंगे, इतने मंथ का हमें FITL चाहिए, ये हमें WCTL चाहिए, ये हमारा ड्राइंग पावर में और हमारी एक्चुअल जो आउटस्टैंडिंग है उसमें डिफरेंस है, तो उसका हमें WCTL चाहिए। ये सब चीजें जब हम करते हैं और वो 2 दिन में जब निकल के आता है, जब ये जो आउटपुट, वो पता चलता है कि अरे तो सब गड़बड़ हो गया, रेशो गड़बड़ है, और रेशो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रेशो ही अगर गड़बड़ हुई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बैंक एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद जब हम बैंक को बताते थे अपना प्रपोजल, तो बैंक कहता था नहीं नहीं, आपने ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना जी, ये जो आपने 10% लगा दिया है, या ये आपने तो, और आप आगे बढ़ गए, कोई कोई तो ऐसे होते हैं कहते हैं भाई मुझे तो 9% पे मिलना चाहिए या 8% पे मिलना चाहिए, तो आपने कोई जो प्रपोज्ड अपना इंटरेस्ट है वो आपने कर दिया। उसके बाद बैंक कहता था नहीं ये इंटरेस्ट जो है हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अब तो समझ लीजिए फिर अगले 3 दिन चले गए उसी में। हमने जो जो अपना एडिशनल लोन लेना है, अगर उसके लिए कोई इंस्टॉलमेंट हमने बताई, उसके लिए बैंक ने कहा कि नहीं इतने साल नहीं दे सकते, जैसे आपने बताया कि भाई जो FITL है उसको 2 साल तक अधिकतर बैंक देते हैं, हो सकता है हमने 3 साल लगा दिया। यानी दोस्तों कोई भी, हमने जब अपना प्रपोजल बनाया उसको दिया और बैंक ने अगर कहा कि ये नहीं चल सकता तो फिर हम उसमें लग जाते थे। यहां पर ये पॉसिबिलिटी है कि जो बैंक है उनके पास एक बेसिक जो हमारा प्रपोजल है वो चला गया, उसको वो रिवर कर सकते हैं। वो कर सकते हैं कि नहीं आपने कहा कि ये हमें 3 साल है लेकिन हम 3 साल नहीं, इसको हम 2 साल मानेंगे, तो वो अपने एंड पर भी कर सकते हैं, हमारे साथ बैठकर हमारे कंसल्टेंसी या हमारे साथ डिस्कस करके भी वो कर सकते हैं। मैं समझता हूं ये कि बहुत ही बड़ा आज का जो सेशन है, और आपने जिस आराम से, मतलब आपको भी शायद जितना समय आपने हमें दिया, मैं समझता हूं कि जितना मैं धन्यवाद दूं आपका उतना कम है विकास जी। मुझे पता है जितना मैं आज सीख पाया हूं। कुछ एक दो क्वेश्चंस हम ले लेते हैं आपकी परमिशन से।
और एक चीज आपने और बताई बहुत इंपॉर्टेंट, आपने कहा कि देखिए जो रीस्ट्रक्चरिंग है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तो कहा है कि ये नई जो नोटिफिकेशन लेकर आए हैं, बट आपने कहा कि भाई रीस्ट्रक्चरिंग तो वैसे भी ऐसा नहीं है कि रीस्ट्रक्चरिंग केवल इस सर्कुलर के द्वारा ही बैंक्स कर सकते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग तो कभी भी जब भी आपका अकाउंट स्ट्रेस में है तब बैंक आपके लोन अकाउंट का रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। बस कंडीशन वही है कि जो उनका अपना क्लासिफिकेशन है कि भाई वो स्टैंडर्ड होंगे या रिस्ट्रक्चरिंग के बाद सब स्टैंडर्ड होंगे, बस इतना ही फर्क हो सकता है। लेकिन बैंक वैसे भी रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं अगर आप इस सर्कुलर के गाइडलाइंस में प्रीव्यू में नहीं आते हैं। तो आपने जो ध्यान रखा है इस सॉफ्टवेयर में, मैं समझता नहीं हूं कि कोई चीज आपने छोड़ी है। और ये जो सिडबी ने और आपकी जो एसोसिएट कंसर्न है, उन्होंने जो टेक्निकल कंसल्टेंट हैं जो आपकी सब्सिडी है, आपने जो और मैं पूरा मुझे उम्मीद है कि आपने एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले किया है। तो ये काफी लंबे समय का एक रिजल्ट है। ये एक रात की मेहनत नहीं है दोस्तों, ये एक काफी लंबे समय तक मैं समझता हूं कि सिडबी ने और सिडबी में विकास जी जैसे ऑफिसर्स ने एक बहुत लंबे समय तक इसकी हर चीज टेस्ट की है। और मैं समझ सकता हूं क्योंकि मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, बैंकर भी रहा हूं, कि एक एक चीज को उन्होंने किया होगा, देखा होगा, और फिर ये कहीं ऐसी चीज आई होगी कि जो टोटल लोन है वो टोटल डिसबर्स से ज्यादा हो गया, ऐसी एक समस्या आई होगी। कहीं समस्या आई होगी कि जो बैलेंस शीट में जो फिगर डाली है और जो लोन डाला है उनमें मिसमैच हो गया। तो ये मैं समझता हूं कि सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिलाकर आपने इस जो सॉफ्टवेयर आपका जो पोर्टल है ये हम लोगों को दिया है यूज करने के लिए। तो मैं तो हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद देता हूं विकास जी, बहुत बहुत। एक क्वेश्चन है कि ये रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम कब तक है? तो जैसे हमने बताया, रिस्ट्रक्चरिंग की जो ये आरबीआई की जो गाइडलाइंस है वो तो ये इंप्लीमेंट होनी है 31 मार्च 2021 तक। और ये पूछ रहे हैं, किम्मी मित्तल जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि एज पर आरबीआई सर्कुलर द अकाउंट नीड्स to be standard till the date of invocation of restructuring. Does it require that default should be not more than 30 days? Please clarify. विकास जी आप सर मेरे कलीग मिस्टर सविशेष जी एजीएम सिडबी भी ज्वाइन किया है उन्होंने भी मेरे साथ में। तो आई वुड रिक्वेस्ट हिम जो क्वेश्चंस हैं, ही इज फ्रॉम आवर रिकवरी डिपार्टमेंट, सो ही वुड बी क्लैरिफाइंग दोस। तो स्वागत है आपका सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शायद कैमरा ऑफ हो गया है सर। मुकेश मोहन जी गुड इवनिंग और सभी को गुड। इस सिस्टम में कनेक्ट नहीं हो रहा था तो मैं विकास जी के जगह पे आ गया। तो सर मैं मतलब आई वुड लाइक टू हैव योर एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन दिस। राजकुमार जी पूछ रहे हैं, इफ माय अकाउंट इज ओवरड्यू फॉर 30 days एज ऑन 1st March 2020 बट द overdue period reduced subsequently, will I be eligible? हाँ सर, जो एमएसएमई का जो रिस्ट्रक्चरिंग का स्कीम है उसमें एलिजिबल रहेंगे। कट ऑफ डेट जो कि 1st of March स्टैंडर्ड होना चाहिए, बस वही एक क्राइटेरिया है। उसमें ओवरड्यू रहेगा तो हाँ वो इशू नहीं है सर, वो एलिजिबल है। पर इसमें जो कि 25 करोड़ के ऊपर का जो गाइडलाइंस है उसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे। वही पूछ रहे हैं कि आईएमए, वो क्वेश्चन उनका शायद ये कंप्लीट हुआ है कि आईएमए लार्ज कॉर्पोरेट बोरोवर, हाँ देन ही विल नॉट एलिजिबल। जी, तो लार्ज कॉर्पोरेट की हमने आज बात नहीं की दोस्तों। लार्ज कॉर्पोरेट के लिए भी मतलब जो लार्ज कॉर्पोरेट का मतलब हमारा यहाँ ये है कि जो 25 करोड़ से ज्यादा की अगर आउटस्टैंडिंग है, एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग, वो हमने सर्कुलर आज डिस्कस नहीं किया है। लेकिन उसमें जो कंडीशन है वो 30 दिन की है। तब अगर आप 30 दिन से ज्यादा के लिए ओवरड्यू थे 1 मार्च को, तब आप उसमें एलिजिबल नहीं होंगे। राहुल जी पूछ रहे हैं कि आई एम एन एमएसएमई बोरोवर, आई हैड वैलिड जीएसटी रजिस्ट्रेशन एज ऑन 1st March 2020 बट सब्सिक्वेंटली सरेंडर्ड द सेम, विल आई बी एबल टू गेट बेनिफिट ऑफ आरबीआई सर्कुलर? So in case GST registration mandatory उनके mandate है then it is required, otherwise जहाँ पे mandate नहीं है then without GST registration they are eligible for the restructuring। जी, तो राहुल जी मैं समझता हूँ कि आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया कि अगर आपने सरेंडर कर दिया जीएसटी, इसका मतलब हम ये समझे कि आपकी जो टर्नओवर है वो बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट चली गई है और अब आप जीएसटी लेने के लिए या रखने के लिए अब आप एज पर एक्ट बाध्य नहीं है। तो अगर आप ऐसा है तो आप बिना जीएसटी के भी इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं।
सर ये विक्रम जी पूछ रहे हैं कि विक्रम प्रताप जी पूछ रहे हैं, इज देयर ए मिनिमम आउटस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट फॉर अवेलिंग द रिस्ट्रक्चरिंग फैसिलिटीज? नहीं, मिनिमम कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है सर। ओके। विक्रम जी ही पूछ रहे हैं, आई होल्ड मल्टीपल लोन्स क्रेडिट फैसिलिटीज विद द बैंक, डू आई हैव टू अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच ऑफ दीज लोन्स? ऐसा इस मॉड्यूल में आपको ऑप्शन है कि आप मल्टीपल लोन्स विथ मल्टीपल बैंक आप एक ही प्रपोजल बना के सब बैंक को दे सकते हैं और सेम बैंक को भी दे सकते हैं। मान लीजिए आपका 3 लोन है, 3 में से आपको सिर्फ लोन में रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए, तो एक कॉम्पोजिट प्रपोजल इस मॉड्यूल में बना सकते हैं और सबमिट कर सकते हो। ओके। अलग अलग बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें कितने बैंक, 3 बैंक तक आपने बताया कि 3 बैंक तक हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं? सर वैसे तो इसमें 3 के ऊपर भी कर सकते हैं, जो ऑनलाइन सबमिशन का ऑप्शन है वो आपको सिर्फ 3 बैंक का ही है। अदरवाइज आप 3 से ज्यादा कोई बना के एक बैंक को फिर आप हार्ड कॉपी में दे सकते हो या मेल थ्रू मेल भेज सकते हो आप। ओके। शिफालिका शर्मा जी कह रहे हैं कि एवरी बैंक हैज डिफरेंट डिमांड एंड आफ्टर सबमिटिंग एवरीथिंग दे से पे दिस टाइम EMI और वी कैन नॉट रीस्ट्रक्चर, whom to approach for a redressal? सर ये तो आप लोग बेटर स्पॉन्सर कर सकते हैं, ये तो एक अच्छा, मैं आपको बताता हूँ मिस्टर शर्मा। देखिए, ये जो आपने कहा कि बैंक अधिकतर कहते हैं कि भाई आप इस बार का तो EMI दे दीजिएगा और फिर उसके बाद हम देखेंगे अगली बार आपका रिस्ट्रिक्शन करना है। ऐसा हो सकता है, कोई बैंक कहें, लेकिन 2 चीज मैं आपको यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि हम क्या करते हैं, अधिकतर हम गलती करते हैं कि हम बैंक के ब्रांच में जाते हैं और वहां हम बात करते हैं कि साहब हम अपना अकाउंट को रिस्ट्रक्चर कराना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बैंक मैनेजर उसको रिस्ट्रक्चर नहीं करना चाहते, बट शायद उनको भी लगता होगा कि मैं आपको एक थोड़ा प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, उनको भी लगेगा, कई बार होता है कि वहां पर भी उनके पास कभी स्टाफ की कमी है, कभी एक्सपर्टाइज नहीं है, तो और कभी वो आपके हित में भी हो सकता है ऐसा कहें कि भाई देखो रिस्ट्रक्चरिंग कराने के बाद आपके अकाउंट में एक ये तो लग ही जाएगा कि आपका अकाउंट रिस्ट्रक्चर हुआ है, तो आप एक बार कोशिश करके देख लीजिएगा। शायद उन्होंने आपको एडवाइस किया हो कि भाई आप एक बार कोशिश करके देखिए, शायद हो सकता है बिना अकाउंट के रिस्ट्रक्चरिंग करे आप इस समस्या से बाहर आ रहे हैं, तो उन्होंने ये एडवाइस किया। लेकिन फिर भी मिस्टर शर्मा मैं आपको बताता हूं, जो आपने पूछा कि रिड्रेसल के लिए हम कहाँ जाएं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS इंट्रोड्यूस किया है अभी थोड़े दिन पहले। ये कोविड से पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था CMS कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है, बट इसके लिए भी पहले आपको अपने बैंक में बात करनी पड़ेगी, उनको मेल करना पड़ेगा, उनसे कहना पड़ेगा कि भाई क्या आप हमारा ये जो प्रपोजल है इसको आप कोई डिसीजन दे रहे हैं, नहीं दे रहे। सबसे बड़ी जो गलती करते हैं हम यही करते हैं कि हम ब्रांच में जाते हैं, उनसे डिस्कस कर लेते हैं, ब्रांच मैनेजर ने उस समय हमको कोई एडवाइस कर दिया और हम चुपचाप आ जाते हैं। हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं होता कि हमने कोई प्रपोजल सबमिट किया है नहीं किया, क्योंकि खाली बात करने से कुछ नहीं होता। बैंक भी आपका जो प्रपोजल है उनको देखेंगे, स्टडी करेंगे और तभी वो को डिसाइड कर सकते हैं कि वो आपका रिस्ट्रक्चरिंग कंसीडर कर सकते हैं या नहीं। यहां जो सिडबी ने किया है वो एक बहुत ही बड़ी सपोर्ट है, मैं समझता हूं कि ये जो जैसे बैंक अभी विकास जी ने बताया भी था कि भाई 2 बैंक्स तो ऑलरेडी ये जो MOU है वो साइन कर चुके हैं सिडबी के साथ। उसके अलावा भी अगर MOU साइन नहीं भी हुआ है तो भी आप अपने किसी भी बैंक से अगर आपने लोन लिया है तो आप यहां से डायरेक्ट उसको मेल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो उनके यहां पर ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड रिसीव हो जाएगा उस बैंक में। उसके बाद उनको कोई ना कोई जवाब आपको जरूर देना होगा। वो ये नहीं कह पाएंगे उसके बाद कि इस बार EMI दे दीजिए फिर अगली बार देखेंगे, यानी या तो वो आपका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट करेंगे या उसको रिजेक्ट करेंगे या उसमें कोई मॉडिफिकेशन बताएंगे। मैं समझता हूं, मैं हमेशा मेरे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जानते होंगे कि मैं एक MSME हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल के द्वारा भी इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देता रहता हूं। सिडबी के लिए भी मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं जो इवन नीति आयोग की वेबसाइट पर भी हैं। मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप ऑफिशियली जरूर अपना प्रपोजल सबमिट कीजिए और तब बैंक आपको प्रॉपर एक डिसीजन देंगे। यहां आप अपने इस प्रपोजल का प्रिंट आउट ले सकते हैं, उसको साइन करके इसकी हार्ड कॉपी भी जमा कर सकते हैं, अपनी एक पर्सनल मेल से भी इसको स्कैन करके आप वहां पर भेज सकते हैं बैंक में। और जब ये सिडबी से जाएगा तब आप वहां पर भी उनको बता सकते हैं कि देखिए ये सिडबी के थ्रू आपके पास मेरा प्रपोजल आया है। मैं समझता हूं ये जो आपकी जो कंप्लेंट रिड्रेसल का आपने बात जिक्र किया, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा एक आपको हेल्प कर सकता है। सर मैं एक चीज मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे बीच में अगर कहीं नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाए, हम ये अपना प्रपोजल बना रहे हैं, कहीं पावर फेलियर हो गया
या कोई नेटवर्क की कोई समस्या आ गई और वो हमारा बीच में ये डिस्कनेक्ट हो गया, तो क्या जहां तक हम वो करेंगे वहां तक वो सेव रहेगा? तो जहां तक आपने डेटा सेव कर दिया वो तो रिटर्न रहेगा, लेकिन आप एक एक टैप कर रहे हो, सेव करते जा रहे हो, वो तो रिटर्न रहेगा, वो जाएगा नहीं। ओके ओके इनके इनविट काम कर रहे हो, सेव नहीं कर पाए तो वो चला जाएगा, पर वो फिर से आपको एंटर करना तो पड़ेगा। एक बार अगर सेंड टू बैंक प्रेस कर दिया लास्ट में आउटपुट पे जाकर के, तब आप रिवर्क नहीं कर पाएंगे। तो एक ये भी एडवाइजेबल है, अगर आप बैंकर से क्रॉस चेक कराना चाहते हैं तो आप सेंड टू बैंक से पहले अपनी रिपोर्ट्स डाउनलोड कर लीजिए सारी, और इनफॉर्मली अपने बैंकर को दिखा दीजिए, ब्रांच को दिखा दीजिए कि हम इस तरह से सबमिट कर रहे हैं, आपकी क्या गाइडेंस है, देन यू कैन वर्क इट। तो अगर आप देखते हैं कि इससे टाइम जाएगा अननेसेसरली, तो आप अपने हिसाब से ठीक से बना लीजिए, एक्सेप्टेबल हो आप सबमिट कर दीजिए, दे कैन रिवर्क अपॉन इट। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सजेशन है। तो सर मैं हाथ जोड़कर आप दोनों का दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने अच्छे से इतना समय लगाकर हमें ये एजुकेट किया। आई पर्सनली एम वेरी 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 मच थैंकफुल टू यू बोथ ऑफ यू। और विकास जी, आपने जिस तरह से हमें समझाया, आई रियली अप्रिशिएट यू। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने सभी पार्टिसिपेंट्स का, जिन्होंने पूरी तन्मयता से पूरा सेशन अटेंड किया, सुना, समझा। और इसका जो सक्सेस है वो यही होगा कि आप में से बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं वो प्लीज इसको यूज कीजिए। और जैसे कि विकास जी ने बताया कि सिडबी ने जो काउंसलर भी अपॉइंट कर दिए हैं, आप हमारा चैम्बर में भी हमको भी मेल कर सकते हैं। आप कहीं पर भी अगर आपको कोई इशू आता है हमें मेल कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमें भी कोई इशू आएगा तो हम भी सिडबी से भी पूछने के लिए हमेशा, मैं समझता हूं कि विद ओपन हार्ट दे आर आल्सो ऑलवेज रेडी। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये जो सेशन है हम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार तालियों के साथ आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।